दोस्तों, लाइफ के अंदर 3 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, यह सबसे बड़ा इशू है। चाहते हम इन तीनों के बीच में हार्मनी है, बैलेंस है, लेकिन यह बैलेंस बार बार बिगड़ता है, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जो कि टोटली मेटेलिस्टिक है। यहां पर मेटेलिस्टिक चीजें ज्यादा हो रही हैं, तो हर किसी की पहली प्रायोरिटी वेल्थ होता है। वेल्थ जब पहली प्रायोरिटी हो जाता है, तो धीरे धीरे ये हेल्थ और हैप्पीनेस प्रायोरिटीज की लिस्ट में सबसे लास्ट में चली जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वेल्थ तो हम बहुत ज्यादा अर्न कर लेते हैं, लेकिन ये जो 2 चीजें हमारी लाइफ में लैकिंग हो गई, उसकी कमी हमें खलने लगती है, और फिर ये जो वेल्थ हमने कमाया ये मीनिंगलेस लगने लगता है। तो कैसे इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाया जाना चाहिए, प्रायोरिटीज लाइफ की क्या होनी चाहिए, इस विषय पर आज हम लाइफ कैंपस में बात करेंगे। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हम वेल्थ कमाने के लिए इन दोनों प्रायोरिटीज को एक तरफ रख देते हैं, हेल्थ और हैप्पीनेस को। और ऐसे में क्या होता है, जब लाइफ में हेल्थ नहीं रहती और हैप्पीनेस नहीं रहता, तो वेल्थ भी नहीं आता, क्योंकि जो लोग खुश नहीं हैं या जो लोग हेल्दी नहीं हैं, वो वेल्दी नहीं हो सकते। और अगर आप वेल्दी हो भी गए, तो भी आपने हेल्थ और हैप्पीनेस, जो लाइफ की 2 मेजर डायमेंशन थी, उसको कॉम्प्रोमाइज करके जो वेल्थ आपने कमा लिया, वो मीनिंगलेस लगेगा ही लगेगा। और इन तीनों के बीच में समत्वम बनाना, बैलेंस बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट लाइफ का जो मेन गोल होता है, या जो हमारा मन चाहता है, या जो हमारी एंड वैल्यूज होती हैं, एंड वैल्यूज मतलब जो हमारी सोल चाहती है, जो हमारा माइंड चाहता है, वो होती है हेल्थ और हैप्पीनेस। लेकिन हमें वो एंड वैल्यू रियलाइज नहीं होती, और हमें लगता है कि जो इमीडिएट वैल्यूज है, जो दिखाई दे रही है, वो है वेल्थ, और वेल्थ आएगा तो ऐसा लगता है कि हमारे हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। लेकिन वेल्थ जब बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है और हेल्थ और हैप्पीनेस का बैलेंस बिगड़ना शुरू होता है, तब हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि वेल्थ हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं ला रहा है। तो क्या जरूरी है लाइफ में? क्या केवल वेल्थ या हेल्थ और हैप्पीनेस भी? बचपन में मेरे रिलेटिव्स मुझे कहते थे कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना। मैं पूछता था क्यों, तो उनका एक लॉजिकल आंसर होता था। वो कहते थे कि बेटा आज की डेट में हर किसी को पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, और इस पैसे के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिर पैसा तो वो कमा लेते हैं, लेकिन 40 के बाद जब उनकी हेल्थ बिगड़ना शुरू होती है, तो वो जो पूरा पैसा कमाया हुआ है वो डॉक्टरों के पास देकर आते हैं। ये उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया, एक्सपीरियंस किया। और वो मुझे बताते थे कि इसीलिए डॉक्टर बनना, कि डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। शायद उनका लॉजिक सही भी था, और ये बात मुझे आज रियलाइज हो रही है डॉक्टर बनने के बाद, कि हां, लोग अपनी हेल्थ को और हैप्पीनेस को दरकिनार कर देते हैं उस वेल्थ के लिए, और फिर बाद में जब बीमारियां उनको पकड़ लेती हैं, फिर उस बीमारियों से पीछा छुड़वाने के लिए फिर वो सारा का सारा वेल्थ डॉक्टर के पास देकर आते हैं, बस जिंदा रहने के लिए, अपने आप को डिजीज से छुटकारा दिलाने के लिए। कैसे, क्या किया जाए, समझना होगा हमें। वैल्यूज क्या होती हैं लाइफ की, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ये बातें वैदिक साइंस में भी कही गई हैं। जो लाइफ के 4 डायमेंशन होते थे, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, ये जो 4 डायमेंशन वेदों में भी समझाए गए हैं। और यही बातें हमारे बड़े बुजुर्ग भी किया करते थे कि लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना चाहिए, किसी भी एक डायमेंशन में अति नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बातें हमें समझ नहीं आती थी। बचपन में तो ये बातें हमें ऐसे लगती थी कि ये बेफालतू का ज्ञान झाड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं लाइफ के इस मुकाम पर, जिस मुकाम पर मैं हूं,
मुझे अब लगता है कि ये बातें बहुत ही प्रैक्टिकल थी, रियलिस्टिक थी। शायद समझ ही हमें देर से आती है। छोड़िए, हमारे साथ जो हुआ वो हुआ। आने वाली जनरेशन के लिए ये पहले से समझना बहुत जरूरी है। और ये बातें आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पर भरमार है मेटेरियलिस्टिक कोर्सेज की। हाँ, मनी कैसे कमाना है उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, कैरियर कैसे बनाना है बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन मनी के साथ साथ हेल्दी और हैप्पी कैसे रहना है और तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, ऐसे बहुत कम मात्रा में आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। तो लाइफ कैंपस इस विषय पर एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर कर रहा है आज, बैलेंस बिटवीन हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, समत्वम। हमारे साथ स्वामी महेश और डॉक्टर अजय शेष जो विजडम वॉकर हैं इस विषय पर जुड़ेंगे और हम तीन लोग तीन डिफरेंट तरीके से इस बात को समझेंगे। मैं एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, स्वामी महेश हैप्पीनेस एक्सपर्ट और डॉक्टर अजय शेष जो कि वेल्थ ट्रेनर हैं, जो बिजनेस ट्रेनर हैं, उनके डायमेंशन को भी समझेंगे। एक बिजनेस ट्रेनर होने के साथ साथ वो डॉक्टर भी हैं, क्या वो हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं? और क्या स्वामी महेश जो कि योगा ट्रेनर हैं, जो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, क्या वो वेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं? और एज ए डॉक्टर मैं कैसे हेल्थ और वेल्थ और साथ में स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस अपनी मेंटेन रखता हूं, इस विषय में आज हम बातें करेंगे। जुड़िए हमारे साथ, यू विल एंजॉय दिस सेशन। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए टू ए, आगाज से अंजाम तक में। जैसा कि हमारा चैनल हमेशा, जो टैगलाइन है हमारी, आगाज से अंजाम तक, पिछले संडे को, पिछले रविवार को हमने कुछ स्टार्ट किया था जिससे बहुत लोगों का रिस्पांस आया कि उनको बहुत सारी क्लियरिटी मिली एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। तो उसी को आज आगे बढ़ाने के लिए फिर से हमारे साथ तीन मास्टर साथ में है लाइफ कैंपस के अंदर। जो हमारा लाइफ कैंपस हमने इनिशिएटिव लिया है तीन मास्टर्स के साथ एंड उसको आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मास्टर्स को, एंड ये प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर्ड बाय पॉजिटिव हेल्थ जोन। तो आज हमारे जो तीन मास्टर हैं उनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हमारे पहले मास्टर का वीडियो प्ले करें। एंड अभी तक मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि आपको पता चल चुका होगा कि हमारे संग तीन कितने ब्रिलियंट, एक्सीलेंट मास्टर्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। तो अब आप लोग से इंट्रोड्यूस कराने की बारी आ गई है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा वॉन्डरिंग स्वामी महेश जी का। नमस्कार सर, हमारे शो में आने के लिए एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर अजय शेष सर का। थैंक यू सर इतने अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए और हमारे शो में आने के लिए। एंड देन जिनका सपोर्ट हमें हमेशा रहता है, डॉक्टर अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों लोगों का हमारे शो में। थैंक यू सर शो में आने के लिए। एंड मैं कुछ बताना चाहूंगा सर कि जो पिछला हमारा एपिसोड था लाइफ कैंपस का, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, उससे बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया और बहुत ही क्लियरिटी, पीस, शांति उनको उस एपिसोड से मिला। देन उनका डिमांड था कि इस पे हम और एपिसोड्स बनाएं, जिसके कारण फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट किया गया। आप लोग का जो साथ हमें मिलता है, आई थिंक दर्शकों ये सबसे बेटर टाइम है कि संडे के दिन आपको ये टाइम तीन मास्टर्स के साथ मिलता है, लाइफ कैंपस के अंदर मिलता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए मिलता है, उस बैलेंस के लिए मिलता है। और सर मैं जो मेरे दिमाग में बात आ रहा था कि हर दशक की शुरुआत कुछ खराब चीजों को खत्म करके जाती है और कुछ अच्छे नए चीजों की जिनको जरूरत होती है समाज को, वो लेके आती है। और कहीं ना कहीं ये जो 2021 शुरू हुआ है और शुरुआत में ही ये जो लाइफ कैंपस स्टार्ट हुआ है, अभी जितने लोग तक पहुंच रहा है उतने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। एंड आई होप कि आने वाले समय में ये पूरा दशक जो है वो लाइफ कैंपस बहुत बड़ा चेंज लेके आए, तीन मास्टर्स चेंज लेके आए समाज के अंदर। एंड डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर दैट यू गाइज आर गोइंग टू ब्रिंग दैट। सो थैंक यू सर, थैंक यू अगेन आने के लिए। एंड आपका परमिशन हो तो मैं आज के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। जरूर, थैंक यू सर। एंड सबसे पहला क्वेश्चन, बैलेंस जो लाइफ का होता है या डिसबैलेंस जो होता है, ये जो संतुलन बिगड़ता बनता है, ये दोनों माइंड से ही होता है। माइंड जो हमारे विचार होते हैं वहीं से स्टार्ट होता है। एंड माइंड के बारे में लोग सोचते हैं उनको बहुत पता है, लेकिन
जब बातें करते हैं उनसे पूछा जाता है तो आई नो कि उनको बहुत कुछ नहीं पता है कि उनकी लाइफ बैलेंस और डिसबैलेंस कैसे हो रही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल सर से कि सर माइंड का क्या रोल है एक बैलेंस लाइफ के लिए। एंड सेम क्वेश्चन मैं तीनों लोग का परसेप्शन जानना चाहूंगा, क्या आपकी सोच है सर? यस सर। राइट, देखिए मैं माइंड को जो समझाता हूँ बहुत ही टेक्निकल और मेडिकल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ब्रेन आपका हार्डवेयर है, बॉडी आपकी मशीन है और माइंड सॉफ्टवेयर है। लेकिन केवल इतना समझने से नहीं होगा, हमने माइंड को फिलोसॉफिकल और टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में भी समझना होगा। माइंड के दो डिविजन्स हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमें प्रेजेंट में रखता है, कॉन्शियस रखता है, लेकिन ये ओनली 10% रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ओवरऑल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो सबकॉन्शियस है वो 90% पार्ट है हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को कैसे समझे? कॉन्शियस 5 सेंसेस के साथ हमें प्रेजेंट में कॉन्शियस रखता है। जैसे अभी हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं और जहां पर बैठे हुए हैं वहां की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं और प्रेजेंट में कॉन्शियस हैं। लेकिन सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस हमें पास्ट के और फ्यूचर के चीजों के साथ जोड़ के रखता है। यानी जितने भी हमारे स्किल हैं, ट्रेनिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जितने बिलीफ हैं, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो लाइफ को डायरेक्शन देता है। बिलीफ, सोच, माइंडसेट, ये सारा सबकॉन्शियस का हिस्सा होते हैं। जितना भी सबकॉन्शियस है उसकी वजह से हमारे बिलीफ बनते हैं और बिलीफ क्रिएट रियलिटी। लेकिन कैसे? जो बिलीफ होते हैं उनसे हमारा परसेप्शन बनता है, यानी हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी हमारी सोच होती है, जैसा हमारे बिलीफ होते हैं। और परसेप्शन, जैसा हमारा परसेप्शन होता है वैसे ही हमारे बिहेवियर्स, डिसीजन और एक्शन होते हैं। और बिहेवियर, डिसीजंस और एक्शन की वजह से रिजल्ट्स मिलता है और जैसे हमारे बिहेवियर, एक्शंस और डिसीजंस होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ चलना शुरू हो जाती है। लेकिन केवल कॉन्शियस को समझने से काम नहीं होगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को हमें समझना भी होगा और उनकी प्रोग्रामिंग भी करनी होगी। कॉन्शियस माइंड इज द गोल सेटर एंड सबकॉन्शियस इज द गोल गेटर। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट प्रोग्राम में अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं कॉन्शियस माइंड के द्वारा, लेकिन उनका सबकॉन्शियस उन्हें मानता नहीं है, बिलीव नहीं करता है और उनके साथ अलाइन नहीं होता। इसीलिए केवल गोल बना लेने से वो चीजें लाइफ में नहीं आएंगी। जब तक आपके बिलीफ या सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग उन गोल के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, अलाइनमेंट नहीं होगा, तब वो लाइफ में आएंगी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें कोई भी गोल कॉन्शियस माइंड के द्वारा बनाना है, लेकिन उसे साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रिंट कर देना है। और ये जो माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये केवल टेक्निकल या टर्मिनोलॉजिकल टर्म्स नहीं है, ये पूरी साइंस है। और साइंस को जैसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, मोबाइल की प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग सीखते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, सेम टू सेम आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके अपने न्यूरॉन्स, ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बॉडी, ब्रेन और माइंड, ये तीनों का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन ब्रेन और बॉडी की प्रोग्रामिंग अपने माइंड के द्वारा की जा सकती है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों की प्रोग्रामिंग। अगर लाइफ में कुछ गोल्स चाहिए, कुछ आपने टारगेट्स बनाए हुए हैं, ड्रीम पूरा करने हैं, तो आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करनी होगी। अगर आपको अपनी बॉडी और ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी है हेल्थ के लिए, डिजीज मैनेजमेंट के लिए, उसका भी सारा सेटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनिशियल सेटिंग हमारे बॉडी को डिफॉल्ट हेल्दी मोड में रखने की थी, लेकिन हमने अपने सबकॉन्शियस की माइंड की प्रोग्रामिंग गलत डायरेक्शन में करके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा कर लिया और उसकी वजह से बॉडी में डिजीज आ गई। अगर आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए या लाइफ का कोई भी डायमेंशन हो, उसमें माइंड का ही रोल है। और माइंड में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों की। कॉन्शियस माइंड घुड़सवार है, सबकॉन्शियस घोड़ा है। कॉन्शियस माइंड पायलट है, सबकॉन्शियस प्लेन है। दोनों की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सेम क्वेश्चन मैं वेल्थ के एस्पेक्ट्स में भी पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड इन बैलेंस लाइफ सर? अजय शेष सर।
ओके, थैंक यू सर्वेश। और डॉक्टर अनिल की बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं इसको वेल्थ से जोड़ूं कि ब्रेन या मेंटल एस्पेक्ट का वेल्थ से क्या रिलेशन है। ह्यूमन लाइफ के 4 डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। यानी भौतिक, भावनात्मक यानी मेंटल, सॉरी भावनात्मक यानी इमोशनल, मेंटल एस्पेक्ट यानी मानसिक, एंड स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक। मैं अगर मेंटल एस्पेक्ट की बात करूं कि जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मेंटल कैपेसिटी है ना, 2 चीजें। एक तो हमारा नॉलेज और हमारा इंटेलिजेंस कितना है, कितना नॉलेज है, कितना इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस यानी चीजों को, नॉलेज को यूज करने की कैपेसिटी। और सबसे बड़ी बात नॉलेज अपनी जगह है, नया नॉलेज ढूंढने की कैपेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल कैपेसिटी का। नया इंटेलिजेंस ढूंढने की कैपेसिटी, एक तो कितना नॉलेज है, दूसरा नया नॉलेज ढूंढने की कैपेसिटी, कितना मेरा इंटेलिजेंस है, और अपने इंटेलिजेंस बढ़ाने की कैपेसिटी। ये इससे मेरा मेंटल एस्पेक्ट, जो ब्रेन वाला एस्पेक्ट है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट अगेन, इंटेलिजेंट क्यों बनना, नॉलेज क्यों रखना? अल्टीमेटली अगर मेरे पास बहुत सारा इंटेलिजेंस है, बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस है, नॉलेज को यूज करने की कैपेसिटी है, और मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर मैं उसको यूज नहीं करता हूं तो इतना नॉलेज रख करके कोई अर्थ नहीं है। सो अल्टीमेट एम क्या है? मेंटल एस्पेक्ट का एम है कि नॉलेजेबल बनना, इंटेलिजेंट बनना, एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूं वेल्थ अचीव करने में, लाइफ के अचीवमेंट्स में और वेल्थ लेने में, तो उस नॉलेज का कोई अर्थ नहीं रहता। ये नॉलेज और इंटेलिजेंस अल्टीमेटली मस्ट कन्वर्ट इनटू वेल्थ, यानी संपत्ति और पैसा मस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू लाइफ्स अचीवमेंट्स, जो कि हम बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से कर सकते हैं। सो इंटेलिजेंस और नॉलेज हमको वो हमको उस पुरुषार्थ के लिए फ्यूल देता है, जिससे हम वेल्थ कमा सकते हैं और जिससे हम अचीवमेंट्स लाइफ के अलग अलग जो है वो ले सकते हैं। अंततः सभी, वो कहते हैं ना, ऑल पाथ्स लीड टू रोम। अंततः ये सभी एस्पेक्ट जो है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि सबसे पहले किस प्रकार से अपनी लाइफ को बेहतर और कंफर्टेबल बनाया जा सके, एंड सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस तरीके से अल्टीमेटली ये सब कन्वर्ट होना चाहिए एक बेहतर दुनिया बनाने में, एक बेहतर विश्व बनाने में। जैसी दुनिया हमको मिली और जैसी दुनिया हम दे करके जाएंगे आने वाली पीढ़ियों को, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। हमारे आने और जाने के दरमियान एक बेहतर दुनिया बननी चाहिए, एक बेहतर लाइफ हमारी और हमारे परिवार की बननी चाहिए। ये अल्टीमेट एम होता है किसी भी इंटेलिजेंस का, किसी भी मेंटल एस्पेक्ट का। तो मैं मेंटल एस्पेक्ट को इस तरीके से देखता हूं कि अल्टीमेट कन्वर्जन इनटू वेल्थ एंड अचीवमेंट, ultimately leading to a better life, a better self and a better world. Otherwise उस इंटेलिजेंस का कोई अर्थ नहीं बनता। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अजय शेष सर आपने एक्सप्लेन किया कि वेल्थ के लिए। मैं स्वामी जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड की बात की, ये वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, और ऐसा कहा जाता है कि माइंड को फाइलों की तरह प्रोग्राम किया जा सकता है, कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट हमें सबको और लगता है कि अध्यात्म क्या बोलता है, स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है, मन, चित्त, ये क्या चीजें होती हैं जो हम थोड़ा कहीं ना कहीं कई बार कंफ्यूज होते हैं। स्वामी जी का प्रोस्पेक्ट माइंड के सेगमेंट में जानना बहुत जरूरी है। जी अनिल जी, आपकी जो बात थी वो साइंटिफिक वे में बहुत ही अपनी जगह सही है, और उसी को जो अजय जी ने उसको एडवांस करके बताया कि ये जो माइंड का प्लानिंग है, सेटिंग है, एंड देन गेटिंग इट, उसमें गेटिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, उसका फोकस क्या होना चाहिए। तो मैं योग का या अध्यात्म का एकदम जो फंडामेंटल पॉइंट है वहां से शुरू करता हूं कि हम लोग वास्तव में है क्या। क्योंकि ठीक है, डॉक्टर उसको मेडिकल साइंस के हिसाब से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी समझाएगा, कोई वेल्थ के बारे में बोलेगा तो उसको उसकी कैपेसिटी, पोटेंशियल्स, पावर्स के बारे में बताएगा, लेकिन अल्टीमेट लेवल पे हम लोग है क्या। तो योग विज्ञान में जो वैदिक नॉलेज है, जो ऋषि मुनि लोग ने हमको बताया,
कि हम लोग का जो फंडामेंटल नेचर है वो है सत चित आनंद का। सत मतलब वास्तविक सत्ता जो परिवर्तनशील नहीं है, तीनों कालों में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वास्तविक जैसी है वैसी ही रहती है। फिर उसके बाद आता है चित। चित मतलब चेतना, कि जब तक हम लोग चैतन्य है इस शरीर में, तो इस शरीर के इस एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज करके उसमें अपना आगे एक एवोल्यूशन या प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद जब ये शरीर जो कि परिवर्तनशील है उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, तो वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करती है, लेकिन उसका जर्नी कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन ये जर्नी का पर्पस क्या है? कि सत और चित ये तो है, जर्नी का पर्पस है आनंद। ये जो रियल पर्पस, इसीलिए हम लोग, आप देखिए दुनिया में किसी से भी आप पूछिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलेगा मुझे खुशी चाहिए, कोई बोलेगा मुझे शांति भी चाहिए। लेकिन खुशी का जो है एक भाव या एक इच्छा, वो कहाँ से आती है? क्यों हम लोग उस खुशी की या आनंद की खोज में है? जो वास्तविक शब्द है वो है आनंद। आनंद मतलब आत्मा के संपर्क में आकर के जो एकदम एक्सट्रीम जॉय का एक्सपीरियंस होता है वो है आनंद। उसमें किसी से कंपैरिजन नहीं है कि मेरे को उससे ज्यादा पैसे मिले या मेरी अपनी पड़ोसी से बड़ी कार है, बड़ा घर है, उस टाइप का हैप्पीनेस नहीं। वो है आत्मा का आनंद। तो पर्पस भी हो गया कि आनंद की खोज में हम लोग सब है। अब ये आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग इस सच्चित आनंद में खो कहाँ गए हैं। क्योंकि अगर आनंद हम लोग का वास्तविक एक्सपीरियंस होना चाहिए तो हमको क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हम लोग दुनिया में ये सैड सिंड्रोम को लेके बैठे हैं? क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन। अब देखिए जो 1 साल का लॉकडाउन रहा, बहुत लोग डिप्रेशन में आकर के कुछ लोग ने सुसाइड भी कर लिया। तो ये कैसे हम लोग जो आनंद की खोज में निकले थे और इकट्ठा क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे वो अंदर हो या लोगों के साथ हो। अब इसमें योग समझाता है, जो आपने अनिल जी ने बहुत अच्छे से बताया, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। अब इसमें मैं एक और डायमेंशन जोड़ना चाहता हूं, वो है कॉजल, कारण शरीर। एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है कारण शरीर, और जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। यानी हमारा शरीर फिजिकल फॉर्म में वो है स्थूल। मन और उसके अंदर जो भी साइकिक और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म, दिखाई नहीं देते। लेकिन जब तक ये कारण शरीर न हो, यानी आत्मा का प्रेजेंस न हो, तब तक ये शरीर भी कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए कारण शरीर को भी समझना जरूरी है। और ये दोनों के बीच में, स्थूल और कारण के बीच में जो सूक्ष्म है वो है मन। इस मन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपनी जो भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं ज्यादातर तो अपने शरीर और इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा। लेकिन जब तक वो मन अगर हम लोग का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और ये डायरेक्शन उसको आत्मा से नहीं मिलता, तो अक्सर लोग भटक जाते हैं। इसलिए मन को समझना जरूरी है, उसका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और जो थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता है वो समझना जरूरी है। और साथ में जो कारण शरीर है, क्योंकि हम लोग क्यों इस खुशी या आनंद की खोज में है, वो हमारा स्वभाव है। लेकिन जितना हम उसको बाहर खोजने जाते हैं उतना हम लोग अपने आप से दूर होते जाते हैं और उस बाहरी उसमें खो जाते हैं। तो वापस कैसे अपनी तरफ आए, अपने सेंटर में स्थित होकर के रहें। और आपको जान करके खुशी होगी कि हम लोग का संस्कृत इतना एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है। हम लोग हेल्थ 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 करते हैं, संस्कृत में वही शब्द है स्वस्थ। स्व अपने आप में, स्थ स्थित होना। तो स्वस्थ का मतलब अपने आप में स्थित होना, अपने मन के सेंटर में स्थित होना, और उसके बाद आप आसपास की दुनिया को अच्छे से देख पाएंगे। ये तो क्या होता है कि हम लोग दुनिया के दौड़ भाग में उलझ जाते हैं और फिर वो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये होने लगता है। मन को समझना बहुत जरूरी है। और जो योग के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे आप भगवत गीता ले लो, चाहे आप राजयोग के पतंजलि सूत्र ले लो या हठ योग ले लो, सब हमको क्या बताते हैं? मन को कैसे मैनेज करना। इसलिए मन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और जब मन को आप सुलझा लेंगे, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। दुनिया में बाहर और कुछ नहीं है, जो है मन में है। तो इसलिए मन को समझना,
उसको अपने कंट्रोल में रखना, उससे उसका जो पावर है, वर्सेटाइल जो उसकी क्वालिटी है, उसको प्रॉपर यूज करना, ये हमको योग बताता है। ये हमारे वैदिक साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो और किसी साइंस में नहीं है। तो मन को समझना, और मन को समझने के लिए ब्रेन समझना, बॉडी समझना, ये सब उसका पार्ट है। इसलिए योग ने उस सब चीज को लेकर के चला कि आसन भी करो, प्राणायाम भी करो, मन को भी पकड़ो, ध्यान भी करो। तो एक होता है कि हम लोग आध्यात्मिक उसका पर्सपेक्टिव लें, दूसरा होता है कि जो प्रैक्टिकल, कि उसमें क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि जो बॉडी में स्ट्रेसफुल हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वही बॉडी की कैपेसिटी है कि हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो हैप्पी और ब्लिसफुल हार्मोन को कैसे प्रोड्यूस करना, वो योग बताता है। बहुत अच्छा स्वामी जी। यानी कि स्वामी जी, हम ऐसा भी समझें कि मन के द्वारा ही लाइफ संचालित होती है। हम इसे मन कहें, माइंड कहें, लेकिन ये मन और माइंड ब्रेन और बॉडी के साथ भी जुड़ा हुआ है। और हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं, या हमारा भाग्य या हमारा फ्यूचर, ये सब भी तो माइंड से ही गवर्न है। लेकिन इसी को कंट्रोल करना, यानी कि कंट्रोल किया जाए या इसके साथ अलाइनमेंट बना के रखा जाए, वो हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और हैप्पीनेस, तीनों के लिए माइंड का बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि माइंड ब्रेन और बॉडी के साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। माइंड सोच विचार आपके लाइफ के डिसीजंस, एक्शन और बिलीफ के आधारित है। इसीलिए वेल्थ आपकी लाइफ में कितना आएगा, आप कितना सक्सेस अचीव करेंगे, इसमें भी माइंड का रोल है। और स्पिरिचुअलिटी, गॉड के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, इसमें भी माइंड का रोल है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि माइंड मैनेजमेंट की साइंसेस को सीखना जरूरी है। जहां तक मेरा अनुभव है कि माइंड मैनेजमेंट की साइंस के लिए अपने आप को जानना, अपने माइंड को समझना और मेडिटेशन करना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली माइंड एक साइंस है कहीं ना कहीं। साइंस को चाहे आप उसे पुरानी साइंस से सीखें, योग अध्यात्म की जो साइंस है, या उसे मॉडर्न साइंस से सीखें, लेकिन समझना बहुत जरूरी है इस मन को। केवल बोलने से, बात करने से, ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज करने से नहीं होगा। और समझने के साथ साथ मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप अपने मन को कुछ देर मन को समझेंगे भी, और स्वयं में स्थित होने का भी एक तरीका मेडिटेशन की तरफ है। यस सर्वेश। थैंक यू सर। एंड सबसे पहले तो मैं दर्शकों से और आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया, इसलिए मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ। बट काम चलता रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सॉरी कि थोड़ा अनप्रोफेशनल वे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, बट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, दर्शकों तक वो बात पहुंचे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू अजय शेष सर, एंड थैंक यू अनिल सर। जो पहला माइंड का टॉपिक हमारा कवर हुआ, जीवन और जीविका, जीवन और जीविका, ये बहुत बड़ा संतुलन, अगर इसके बीच में डिसबैलेंस हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ ट्रैक से बाहर हो जाता है। तो मेरा अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से सर्वेश जी फिर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से सूत्रधार के रूप में आप बहुत अच्छा बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल गुप्ता। तो जो हमारा अगला विषय जो हम इस पे लेने वाले थे, वो कौन सा टॉपिक था जिस पे आप बात कहना चाहेंगे? सर, लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है कि जो हम प्री प्लान करके चलते हैं, कई बार नहीं होता। तो ऐसे में जो चीजें हमें मिल रही होती हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिंदगी चलने का नाम है। तो हमारे इस प्रोग्राम को भी आज चलते रहना है। हम बात कर रहे थे हम 4 टॉपिक्स पर। अगला टॉपिक है, जैसा सर्वेश ने कहा, जीवन और जीविका। क्या रोल है मनी का लाइफ में? क्योंकि हर कोई आज की डेट में मनी अर्न करना चाहता है, अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, सक्सेसफुल देखना चाहता है जी। तो ऐसे में मनी हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में एज ए वेल्थ ट्रेनर, एज ए बिजनेस मैनेजमेंट कोच, मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर अजय सर कि मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे मनी के लिए हमारा नजरिया, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपको याद होगा डॉक्टर अनिल और स्वामी जी, हमारे अविभाजित मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था दलीप सिंह जुदेव। उन्होंने एक बात मतलब मजाक में ही कही थी, लेकिन वो बात बहुत गहरे पैठ कर गई मेरे मन में। उन्होंने कहा, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं।
अब ये बात जो उन्होंने कही तो और इतनी बैलेंस्ड और इतनी अच्छी बात बातों बातों में वो कह गए, और उससे उनके उनके अपने जीवन का, और वो बहुत संपन्न राजघराने से थे, और उसके बाद भी उनका ये कहना कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल और आध्यात्मिक चीजों को बैलेंस करने वाला स्टेटमेंट है। तो मैं भी इस बात को धीरे धीरे, अब जैसे मैं मैच्योर होते जा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बस मैं यहां पर जो चीज जोड़ना चाहता हूं वो ये है कि पैसे का भौतिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है कि पापा के पास पैसे होंगे तो पापा ये सब मुझे लेकर के देंगे, या पापा बच्चे को बताते हैं कि बेटा अभी पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं है ना, तो तुम्हारी स्कूटर, तुम्हारी जो गाड़ी है हम अगले महीने ले लेंगे, क्योंकि अगले महीने हमारे पास, हमको जब सैलरी मिलेगी तो पैसे आ जाएंगे। तो उसका जो भौतिक एस्पेक्ट है वो तो सबको पता है कि अगर पैसे हैं तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, एटलीस्ट भौतिक चीजें तो ले ही सकते हैं, जिसका मानसिक पे भी असर जो है वो पड़ता है, मानसिक अवस्था पे भी असर पड़ता है कि आप कितने कंफर्टेबल घर में रहते हैं, आपके पास सुख वस्तु आपके पास कैसी है, कि उसका मानसिक पे भी असर पड़ता है। मैं यहाँ पे जो मुख्य चीज बताना चाहता हूँ व्यवसायियों को और सभी लोगों को, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ, जो मैंने समझा है अपने लाइफ में। मनी को अगर मैं पैसा कहूं, और वेल्थ यानी जिसको मैं संपत्ति कहूं अपने को, तो पैसा और संपत्ति में क्या फर्क है, मनी और वेल्थ में क्या डिफरेंस है, और यह समझना क्यों अत्यंत आवश्यक है। पैसा यानी जो मेरे पास कैश रखा हुआ है, या जो मेरे पास सोने जवाहरात जो मेरे पास रखे हुए हैं, या फिर अगर मैं अपने घर को एसेट मानता हूं तो वो है, मतलब पैसा मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी है, जिसको मैं खर्च कर सकता हूं आज, और कुछ चीजें खरीद सकता हूं या कुछ सेवाएं ले सकता हूं। तो पैसा यानी ये सब चीजें हो गई, यानी मनी। व्हाट इज वेल्थ? अब वेल्थ है जो पैसे से अलग किस प्रकार से है, ये पैसा कमाने की कैपेसिटी जो मेरे पास है वो मेरी वेल्थ है। आज मेरे पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपए रखे हुए, जस्ट मैं एक आर्बिट्ररी फिगर बोल रहा हूं, इसको एक जस्ट एग्जांपल, 10 करोड़ रुपए। ये 10 करोड़ रुपए आए कहां से? किसी ने मुझे दिए तो नहीं। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मेडिटेशन करने बैठा और 1 करोड़ की गठरी मेरे ऊपर में गिर गई। उसके लिए पुरुषार्थ तो मुझे करना होगा, कोई ऐसे आके तो देगा नहीं। तो मेरी संपत्ति वो मेरी एबिलिटी है जिससे वो मैं 10 करोड़ कमा सकता हूं, या अगर मेरे 10 करोड़ गायब हो गए, चोरी हो गए, कोई उठा के ले गया, तो मैं वापस उस स्थिति में आ सकता हूं। वो जो मेरी कैपेसिटी है वो मेरी वेल्थ है। अब वो मैं कैसे कमा सकता हूं? अगर मेरी हेल्थ है, इसलिए कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अगर वेल्थ है तो मैं कमा सकता हूं। मेरा नॉलेज इज माय वेल्थ, जो टाइम का सदुपयोग करना इज माय वेल्थ, जो मेरी डिग्री जिसकी वजह से मैं कुछ ये कर सकूं, डिग्री का अर्थ है ना जो मेरा नॉलेज हुआ, जो वो मेरी मेहनत करने की कैपेसिटी, जो मेरी बोलने की काबिलियत, वो मेरी सिखाने की काबिलियत, वो मेरी मोटिवेट करने की काबिलियत, वो मेरी क्लैरिटी देने की काबिलियत, वो मुझे मेरे दूसरों को प्रेरित करने की काबिलियत मेरी वेल्थ है। तो अगर पैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वेल्थ है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वेल्थ अगर नहीं तो वेल्थ वो क्या काबिलियत है जिससे मैं पैसा कमाता हूं। अगर मेरा सिर्फ ध्यान पैसे पर है तो हो सकता है पैसा कभी खो जाए, लेकिन अगर मेरा ध्यान वेल्थ पे है तो मुझे पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। ये वही बात है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और सोने का अंडा, सोने का अंडा जो है वो मेरा पैसा है, पर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनना वो मेरी वेल्थ है। अगर मैं मुर्गी को मोटा ताजा रखता हूं, स्वस्थ रखता हूं, तो सोने के अंडे की मुझे कभी कमी नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं यही कहूंगा कि आपके पास जो पैसा ऑलरेडी आपने कमा लिया वो आपका मनी है, पर उसमें बढ़ोतरी करने की आपकी कैपेसिटी इज योर वेल्थ। इसलिए यू शुड बी गुड इन बिजनेस, you should be good in giving value to people through your business, through your knowledge, through your body, through everything else. अगर हम इस पे ध्यान रखते हैं
और लोगों को भी वेल्दी बनने में कोशिश करते हैं, तो लोगों के पास भी पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप हेल्थ के बारे में बताते हैं, जो भी एक वेल्थ है। आध्यात्मिक कैपेसिटी, वो समझ, वो गहराई, वो कारण जानने की, वो उद्देश्य समझना, जो आध्यात्मिक तरीके से स्वामी जी बताते हैं और जो मैं बिजनेस के तरीके से बताता हूं, ये सब अल्टीमेटली वेल्थ ही क्रिएट होती है, जिससे पैसा बनता है। बहुत अच्छे डॉक्टर सर। अजय सर, जैसा मैं समझ पाया कि स्किल और अपने ऊपर हमेशा काम करते रहें। पैसा आपके पास कितना भी हो, पैसा आनी जानी चीज है, लेकिन जो आपके स्किल है, जो आपका टैलेंट है, वो आपको पैसा कितना भी ला सकता है जी। दूसरी चीज, मैं हमेशा मनी को इस तरीके से भी कहता हूं, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वेल्थ कमाने में, यानी पैसा कमाने के चक्कर में अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दें। हेल्थ पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन मनी लास्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकता। मनी को भी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटीज में हमें रखना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, लेकिन मनी इज द 6th एलिमेंट। लेकिन ये बैलेंस कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है। कई बार हमारी हेल्थ खराब हो जाती है वेल्थ के चक्कर में, और कई बार हम हेल्थ पे ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, दूसरे मामलों पे ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो वहां पर हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। तो स्वामी जी से हम ये समझना चाहेंगे कि बैलेंस कैसे बनाया जाए, मनी को कितना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अध्यात्म क्या बोलता है, योग क्या कहता है और वेद क्या कहते हैं इस अर्थ के बारे में, मनी के बारे में, हेल्थ के बीच में और वेल्थ के बीच में बैलेंस, और अपने साथ मनी का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। स्वामी जी। अजय जी ने बहुत अच्छे से मनी और वेल्थ का जो डिफरेंस है क्लियर कर दिया। मैं भी उतना क्लियरली नहीं सोचता था, लेकिन अब मुझे भी वो क्लैरिटी आ गई। तो उसी बात को मैं अपने पॉइंट में भी रेस करूंगा। देखिए, वैदिक कल्चर में क्या है, जो ऋषि मुनि है उन्होंने जीवन को एकदम फंडामेंटल लेवल से देखा कि कैसे हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो इवॉल्व हो। इवॉल्व मतलब हम सब डायमेंशन में आगे बढ़े, क्योंकि जो ऋषि मुनि ने हम लोगों को योग विद्या दी, उन्होंने ही, आप देखिए चाणक्य नीति, चाणक्य जी जो थे एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र जो लिखा वो आज भी एक बहुत ही फंडामेंटल टेक्स्ट है। उन्होंने जो अपने समय में जो परिस्थिति थी उसमें जो राजा को उन्होंने हेल्प किया, एस्टेब्लिश किया मौर्य संप्रदाय में, तो वो भी अपने आप में एक कैपेसिटी थी जो उनके अंदर थी, उन्होंने एक्सप्रेस की। तो जो वैदिक सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से बताया कि जीवन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, सभी लोग करते हैं। अब वो चारों को कितना बैलेंस करके करता है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। जो पैसे को लेकर के बहुत अगर आगे सोचे कि बढ़ जाऊंगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आती है। वैसे ही जो सोचता है कि अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए ही लाइफ में रहूंगा, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक डेड एंड पे आ जाता है। तो ये जो 4 पुरुषार्थ है, इसको बोलते हैं, मैं ओरिजिनल ऑर्डर में शुरू करता हूँ, फिर उसमें चेंज करूंगा, क्योंकि इसको 4 आश्रम व्यवस्था से भी जोड़ूंगा। अगर लाइफ स्पान 100 साल का है, ऐसे वैदिक ऋषि लोग मानते थे कि 100 साल का, सतम जीवेत बोलते थे, 100 साल जियो, उसमें पहले 25 साल जो है वो आप अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए स्टडी। और स्टडी क्यों? ताकि आप अपने जीवन में जो भी आपको उपार्जन करना है, लाइफ में जो भी आपको बनना है और जो वेल्थ क्रिएट करना है, वो कैपेसिटी आप में आ जाए। फिर वो कैपेसिटी से आप अपना वेल्थ, आपका मनी आते रहेगा। दूसरा स्टेज 25 से 50 साल तक बोले, ये है गृहस्थ आश्रम, कि आप अपनी जो एक नेचुरल बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है और साथ में समाज में लोगों से जुड़ना और साथ में अपना खुद का परिवार बनाना, तो ये स्टेज होती है गृहस्थ आश्रम की, जहां पे काम वासना की पूर्ति के लिए वो एक स्टेज बनाई। उसके बाद तीसरा स्टेज, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ, कि अब अपने उस एक्टिव लाइफ से रिटायर हो। 50 से लेकर के 75 साल का स्टेज होता है वानप्रस्थ, कि उस एक्टिव लाइफ से रिटायर होकर के आप थोड़े अपने आध्यात्मिक उसके लिए तैयारी कीजिए। और 75 से लेकर के 100 साल की उम्र को बोलते हैं संन्यास आश्रम, कि जहां पे आपका फोकस केवल अपनी आत्मा और अपनी साधना होनी चाहिए, ना समाज से इंटरेक्शन, ना कोई इमोशनल इंटरेक्शन, ना कोई अटैचमेंट। अब ये 4 स्टेज को अगर हम लोग ले लाइफ की, तो उसके 4
पुरुषार्थ बताए। पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका पुरुषार्थ है अर्थ, कि आप वो स्कूल में कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं, ताकि आप में कोई एक प्रोफेशनल कैपेसिटी आए, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने तो ठीक है, वो आपकी एक स्टडी हुई, लेकिन उसका एक पर्पस होता है कि हाउ यू कैन अर्न मनी एंड हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ थ्रू दैट। तो ये हो गया अर्थ। फिर जो गृहस्थ आश्रम है उसके लिए जो पुरुषार्थ है उसको बोलते हैं काम। काम मतलब डिजायर, नेचुरल बॉडी, बायोलॉजिकल, हार्मोनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो डिजायर होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने कहा कि काम पुरुषार्थ होना चाहिए। तीसरा जो है उसको कहा धर्म, कि जो वानप्रस्थ है उसमें आपको धर्म को प्रधान रख करके चलना होगा। और चौथा जो है संन्यास आश्रम, उसके लिए उन्होंने कहा मोक्ष, कि मोक्ष का भी एक पुरुषार्थ होना चाहिए कि आप उसमें प्रयास करें। अब ये चारों पुरुषार्थ अगर हम लोग अपने जीवन में देखें तो इसको 4 पहिए के रूप में मान लीजिए कार के, और चारों पहिए जरूरी है आपको जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारी नॉलेज डेवलप होने लगती है, हमको ये चारों को बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए अब यही पुरुषार्थ को जो बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है उसमें ऑर्डर चेंज है। उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोले धर्म जो है वो है बैलेंस एंड हार्मनी, वो है समत्वम, कि वो धर्म की भावना के साथ आप जो भी करेंगे, चाहे वो आपका अर्थ हो, पैसा कमाने का तरीका हो, या आपकी काम वासना पूर्ति का तरीका हो, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब अर्थ और काम को धर्म से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आगे बढ़ेगा तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छे से फुल स्पीड पे चलेगी बिना किसी टायर के पंचर हुए। लेकिन अगर कोई एक टायर पंचर हो गया, या आप अपनी गाड़ी में एक टायर में खूब ज्यादा हवा भर दीजिए और दूसरे टायर का केयर मत कीजिए, तो क्या होगा, आपकी जर्नी में झटका खाते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये चारों पुरुषार्थ जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन है कि वेल्थ क्रिएशन और साथ में मनी और साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, भाई ये तो पहला स्टेज है लाइफ का। ब्रह्मचर्य आश्रम और अर्थ पुरुषार्थ ये पहला स्टेज है, ये पहला स्टेज सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए। और आगे ये भी कहा गया है कि जिसका अर्थ पुरुषार्थ जिसने साध लिया उसको धर्म और मोक्ष में सहज रूप से आगे बढ़ने की एक कैपेसिटी और पावर रहता है। तो ये वैदिक और योगिक प्रिंसिपल है। बहुत अच्छा स्वामी जी। इट मीन्स अगर मैं कंक्लूड करूं बात को, तो लाइफ में बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। स्वामी जी ने कहा धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम, इन चारों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और डॉक्टर अजय शेष सर ने कहा कि मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्किल, टैलेंट, जिसके द्वारा आप वेल्थ लाइफ लॉन्ग क्रिएट कर सकें। हेल्थ और वेल्थ दोनों का बैलेंस, 5 एलिमेंट जो होते हैं उनके साथ छठवां एलिमेंट मनी, उसको भी बैलेंस रखना है। लेकिन केवल छठवें एलिमेंट पे ही फोकस नहीं कर देना है, नहीं तो अगर आपके 5 एलिमेंट बिगड़े तो फिर आप मनी की तरफ नहीं जा पाएंगे। हेल्थ बिगड़ गया तो वेल्थ फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बचपन में ऐसा कहा जाता था कि बेटा डॉक्टर बनो, मैं पूछता था कि क्यों बनो, तो सोसाइटी कहती थी कि इसलिए बनो कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर देते हैं, और जब उनके पास खूब सारा पैसा आ जाता है फिर वो डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, और इसीलिए डॉक्टरों के पास कभी वेल्थ की कमी नहीं होती। बहुत अच्छी बात लगती थी उस समय, और आज समझ में आ रहा है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। और मैंने जब ये बात को समझा तो मैंने सोचा कि नहीं, हेल्थ और वेल्थ के बीच में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ भी, और यही बात मैं अपने पेशेंट्स को भी बताता हूं। और आज स्वामी जी ने और डॉक्टर अजय शेष सर ने इस बात को कितना अच्छे से बताया कि मनी मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट, 2 एस्पेक्ट जो आज हमने डिस्कशन किए बहुत ही शानदार तरीके से। अगला चलते हैं सर्वेश, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू सर। एंड जो डिस्ट्रक्शन हुआ हमारे सिस्टम के अंदर या नेट के अंदर, वो सब सॉल्व हो गया सर। एंड मैं लगातार जूम पे सुन रहा था मोबाइल के अंदर। एंड एक बात जो मुझे समझ में आया सर कि अर्थ जब लोगों को नहीं पता होता तभी अनर्थ होता है। एंड आज के डेट में जो अनर्थ मचा हुआ है सर, वो लोगों को नॉलेज नहीं है, उस वजह से लोगों को नॉलेज नहीं है। जैसे सर ने बहुत अच्छा, स्वामी सर ने बोला कि ये जो 25 साल हमारे होते हैं वो सीखने के होते हैं, लेकिन आज लोग सीख क्या रहे हैं वो हम समाज के अंदर देख रहे हैं। तो अनर्थ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको अर्थ का पता नहीं है। तो उस
अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये लाइफ कैंपस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं वो अनर्थ करने के लिए नहीं, आपको अर्थ समझा के एंड आपको वो जो 100 साल है वो कितना बैलेंस वे में आप कितने बेहतर तरीके से जिए उसके लिए आ रहा है। सो थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले एक क्लियरेंस अपने लिए चाहता हूं और दर्शकों की तरफ से चाहता हूं कि व्हाट इज लाइफ, है क्या लाइफ? सर आप लोगों ने बौद्धिक स्तर पे, जिस बौद्धिक स्तर पे आप लोग वाइब्रेट करते हैं सर, जो आप लोग का नॉलेज है जो उस तरफ से, क्योंकि लाइफ के अलग अलग डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से दिए हैं, बट व्हाट इज एग्जैक्ट लाइफ? लाइफ अगर बस LIFE बोले तो क्या है जीवन? आई विल स्टार्ट फ्रॉम अनिल सर। देखो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात करता हूँ। मेरा अपना लाइफ को समझने का अपना एक नजरिया है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, शानदार जिंदगी होती नहीं, बनानी पड़ती है, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। अगर हम एज सच लाइफ को छोड़ दें तो लाइफ में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं और बहुत सारे दुख और कष्ट हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो, फिर लाइफ को खूबसूरत बनाया जा सकता है। जैसा आप चाहते हो वैसा बनाया जा सकता है। और शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक, या तो जो आपको मिल चुका है उसे पसंद कर लें, या फिर जो पसंद है और मिला नहीं है उसे जिद करें, हासिल करें। यानी कहने का सिंपल सा मीनिंग कि अगर आपके पास जो चीजें हैं उसी में संतुष्ट हो जाओ, मजे करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। लेकिन अगर आप जो चीज चाहते हो वो आपको मिल नहीं रही है तो फिर परेशान क्यों होना? फिर उसका गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, ड्रीम्स को गोल्स टारगेट में डिवाइड करो और उसको अचीव करने के लिए फिर अपनी स्ट्रेटजी करो, मेहनत करो। और दूसरी बात, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरों के देखा देखी मत करो। अपनी लाइफ की पर्सनल लाइफ फिलॉसफी, पर्सनल लाइफ पर्पस अपना खुद का बनाओ। लाइफ को रेंडमली मत जाने दो। लाइफ की गाड़ी को, अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल अपने हाथ में रखो कि मुझे जाना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है। फिर उसके बाद पर्सनल लाइफ फिलॉसफी, पर्सनल लाइफ पर्पस बना लिया तो पर्सनल लाइफ फिलॉसफी होनी चाहिए कि इस लाइफ जर्नी में मेरे बिलीफ क्या होंगे, मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होंगे, जिसके द्वारा मैं अपनी लाइफ को गाइड करूंगा। भाड़ में जाए दुनिया, किसी के बारे में मत सोचिए, केवल अपने बारे में सोचें कि मेरे अपने बिलीफ क्या होंगे। दुनिया के सक्सेस के मायने अपने ऊपर मत थोपिए। आज की डेट में हम परेशान इसलिए हैं, कंपटीशन, जेलसी इसीलिए आ रहा है कि दूसरों को देख रहे हैं और अपनी यूनिकनेस को भूल जा रहे हैं। अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, अपनी लाइफ की जर्नी खुद संभालिए, अपना यूनिक लाइफ पर्पस, अपनी यूनिक लाइफ फिलॉसफी। यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन लाइफ स्टोरी, यू कैन रीराइट वेन एवर नीडेड। मेरा ऐसा मानना है, वी आर को क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर। तो लाइफ बहुत मस्त है, लाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन तब जब आप उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो। जब तक आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, एज सच मोड में छोड़ोगे, अगर गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ दिया या तो वो कहीं जाके एक्सीडेंट हो जाएगी या फिर दूसरे उसका स्टीयरिंग संभाल लेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ इतनी सी है। क्यों सर, मेरे एक दोस्त से बात हो रहा था सुबह, तो उनको कुछ कुछ बातें, क्योंकि आप तीनों लोगों से मैंने जो भी सीखा है उसको मैं अप्लाई करता हूँ अपने नॉर्मल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में। तो मैं उनको जब ये बातें बता रहा था तो वो बोले कि हमें ये कोई कभी सिखाया ही नहीं। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि ये एपिसोड अगर हमारा 1 से 1.5 घंटे जाता है तो आखिरी तक बैठ के देखता कौन है? पहले सीखने की इच्छा अगर जागृत नहीं करेंगे तो कोई भी दुनिया में हमें सिखा नहीं सकता। और अगर कभी नहीं सिखाया गया है तो अब भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बैलेंस का नियम आपने बताया स्वामी सर, हमें आज नहीं, अगर हम कल के जीवन में अगर इस चीजों को नहीं सीखें तो सुचारू चलाने के लिए आज हमें सीखना पड़ेगा। इट डजंट मैटर कि अब हम कितने के हो चुके हैं, क्या एज है, लेकिन अगर हमने सीखा नहीं है तो हमें सीखना तो पड़ेगा अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए। सेम, व्हाट इज लाइफ आपके साइड से सर? लाइफ है क्या? बहुत सुंदर आंसर दिया अनिल सर ने। अजय शेष सर। अच्छा, मुझसे मैं पहले। ओके, मेरा एक वीडियो है YouTube पे, आप सब देखिएगा, द एस्केलेटर ऑफ लाइफ, राइट। और मैं हमेशा से मानता हूं कि, और जब ये जो भी ये एस्केलेटर चलता है, मैं एयरपोर्ट्स पे देखता हूं और मॉल्स में देखता हूं, ये देखता हूं, आपने देखा होगा एस्केलेटर जो है ऊपर से नीचे वाला है, एस्केलेटर जो ऊपर से नीचे आ रहा है। कुछ बच्चे शरारत करते हैं, खेलते हैं, नीचे आते हुए एलिवेटर पे ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा। और बचपन में हम सब ने ये किया है कि नीचे आते हुए एलिवेटर पे दौड़ के ऊपर चढ़े और बोले कि एस्केलेटर को हरा दिया। जिंदगी जो है वो नीचे आता हुआ एस्केलेटर है और हम अपनी लाइफ उस जिंदगी में जो जी रहे हैं, नीचे आते हुए एलिवेटर पे हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हम
ऋषि मुनि नहीं है कि वहां हिमालय पे जाकर के तपस्या कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में इस एनवायरनमेंट में जहां पर सब कुछ है, और हमको किससे डील करना है? नीचे आता हुआ एलिवेटर क्या है? नीचे आते हुए एलिवेटर के लिए मेरा एक डायलॉग है, जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक। ये सबकी जिंदगी में है। जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक। अच्छा, घर की किचकिच से ये मत समझना ना कि घर वाले क्लेश करते हैं, नहीं नहीं, घरेलू मामले होते हैं, पारिवारिक इश्यूज होते हैं, मसले होते हैं जिसको सॉल्व करना होता है। तो जिंदगी है नीचे आता हुआ एलिवेटर, जो जिसके मायने है जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच, कंपटीशन का हेडेक। ये अंबानीज भी फेस करते हैं, एक भिखारी भी फेस करता है, हम सब तो फेस खैर करते ही हैं। इस एलिवेटर पे बच्चों की तरह दौड़ के हमको इस नीचे आते हुए एलिवेटर पे ऊपर जाना है। हम अगर कुछ एक्टिवली करते नहीं है तो एलिवेटर तो अपने आप हमको नीचे लेकर के आ जाएगा। एलिवेटर पे स्थिर खड़े हो गए तो नीचे रसातल पे पहुंच ही जाओगे, क्योंकि एलिवेटर तो नीचे आ रहा है। मतलब ये जो नीचे आते हुए एलिवेटर से ज्यादा स्पीड मेरी ऊपर चढ़ने की होनी चाहिए, हेल्थ को मेंटेन करके, नॉलेज को मेंटेन करके, और जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन के हेडेक का रेजिस्टेंस फेस करते हुए मेरी स्पीड उतनी रहनी चाहिए कि मैं टॉप पर पहुंच सकूं और जो नीचे से लोग जो देख रहे हैं उनके लिए एक उदाहरण बन सकूं। 4% लोग सिर्फ ये कर पाते हैं, और उन 4% में शामिल होना जो आश्चर्यजनक सफलताएं, अचीवमेंट, वेल्थ सब कुछ अचीव करते हैं। मेरे हिसाब से जिंदगी का मायना यह है कि जो कि सर्वव्यापी है। जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक, इससे ऊपर उठ करके मैं किस प्रकार से उस एलिवेटर के टॉप पे पहुंच सकता हूं और फिर लोगों को सही राह बता सकता हूं। ये जिंदगी है। इसके लिए अच्छा बिजनेस करना जरूरी है, इसके लिए एक उदाहरण बनना जरूरी है, इसके लिए खुद हेल्दी रह करके दिखाना जरूरी है, इसके लिए खुद सक्सेसफुल होकर के आश्चर्यजनक अचीवमेंट्स लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना आवश्यक है। मेरे हिसाब से जिंदगी उस उल्टे नीचे आते हुए एलिवेटर पे जीत हासिल करना ही मेरे हिसाब से जिंदगी है। सर थैंक यू सर। जीवन का जो संतुलन है वो हमेशा बचपन से हम जब होते हैं तो गुरु और शिष्य के बैलेंस से चलता है। एक और संतुलन बहुत बड़ा है सर, गुरु और शिष्य का बैलेंस। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें लोग तब अप्लाई करेंगे सर जब उनको पता होगा। एंड थैंक यू कि ये बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। जिन बातों को हम इग्नोर कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, आज वो बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी कहीं नहीं बताया जाता है। और लाइफ कैंपस के अंदर जीवन का संतुलन 3 मास्टर्स आप सभी दर्शकों को सिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जीवन आपके परसेप्शन से, आपके तरफ से सर क्या जीवन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? लाइफ क्या है सर? स्वामी सर। देखिए, अभी अनिल जी ने और अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब उसी को मैं थोड़ा स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में भी बता देता हूँ, क्योंकि एक तो है गुरु शिष्य का संबंध जी सर, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमको दिखता है महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता का जो स्टेज है कि लड़ाई के लिए रेडी है, युद्ध होने की तैयारी हो चुकी है, और अर्जुन और श्री कृष्ण रिलेशन में भी है, मित्र भी है। लेकिन जब अर्जुन को डिप्रेशन होता है, उसको लगता है कि ये युद्ध मैं नहीं करना चाहता, इससे अच्छा है कि मैं भाग करके जंगल में जाकर के रहूं, मैं अपने परिजनों को नहीं मार सकता। मतलब वो अपने धर्म से भाग रहा था, वो अपने कर्मों से भाग रहा था। इसलिए गीता का उपदेश जो शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कहां से धर्म, कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो इंटरनल होता है। उसके बाद कुरुक्षेत्र है कि जो एक्सटर्नल है। इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जब अर्जुन सब कुछ अपना मानसिक संतुलन खो करके फाइनली जब सरेंडर करता है कृष्ण भगवान के सामने कि शाधी माम प्रपन्नम, कि मैं पूरी तरह से आपको सरेंडर करता हूं, आप मुझे गाइड कीजिए, तब तक कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोलते। अर्जुन जो बोलता है, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि स्वामी जी आपको नहीं लगता ये जो महाभारत कराए भगवान कृष्ण नहीं कराए? मैंने पूछा कि कैसे? तो बोले आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लो। अर्जुन तो एकदम सही बोला कि युद्ध मत कराइए, परिजन मरेंगे, वर्ण संकर हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा, तो सब तो एकदम सही बात बोला। तो मैंने पूछा कि बाकी चैप्टर आपने पढ़े क्या? तो बोले कि नहीं, फर्स्ट चैप्टर में मेरे को समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण ने लड़ाई करवाई। तो यही हम लोग के जीवन में होता है कि हम लोग को अवेयरनेस है ही नहीं।
कि आगे का स्टेज क्या है। जो हम लोग ने अपने मन में धारणा पकड़ के रख ली, बस उसी में फंस गए हैं। इसलिए जीवन में गुरु शिष्य का संबंध होना जरूरी है। और गुरु कौन? गुरु का एकदम क्लियर संस्कृत में डेफिनेशन है, जो आपके अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश ला दे, वो गुरु है। तो ऐसा नहीं कि वो गुरु मतलब हिमालय में जाकर के किसी नागा बाबा को खोजिए और बोले कि आप ही मेरे गुरु, या कोई बहुत पॉपुलर गुरु हो जो कि सब हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार उनके पास जा रहे तो आप ही मेरे गुरु। नहीं, गुरु के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आप किसी से योग सीखे, उसने आपके योग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान खोला, आपको डायरेक्शन दिया, वो भी गुरु। अब बात आती है लाइफ की, और लाइफ में हमको बहुत सारे गुरुओं की जरूरत होती है, और एक सदगुरु होता है। सदगुरु मतलब जो आपको जरूरी नहीं कि योग सिखाए या वेल्थ कैसे कमाना या हेल्थ कैसे मेंटेन करना, लेकिन उसने आपको कुछ ऐसी बात बोली कि आपका वो जो ज्ञान चक्षु होता है वो खुल जाती है। और वो आपको डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? फिर आपके अपने अंदर आंतरिक गुरु से। ये जो स्थान होता है जहां हम लोग टीका लगाते हैं, ये कोई केवल फैंसी वाला जगह नहीं है, ये है गुरु चक्र, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो हम लोग को वो इंटरनल गाइडेंस की भी जरूरत है। लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, तो योग में बताया 4 पुरुषार्थ है। लाइफ में 4 स्टेजेस है, जिसको आश्रम वर्ण कहा और 4 पुरुषार्थ कहा। साथ में उन्होंने ये कहा कि लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत अच्छे मंत्र हैं, जो और 1-2 उपनिषद में बाद में किसी और रूप में रिपीट हुए। असतो मां सद्गमय, असत से सत की ओर मैं चलूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से, अज्ञान से मैं ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ूं। और मृत्यु और मां अमृतम गमय, कि मृत्यु से मैं अमरत्व की ओर बढ़ूं। अब ये जो है एकदम हाईएस्ट लेवल पे नहीं, हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना होगा। जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय, 3 प्रकार के गुण होते हैं प्रकृति में, सत्व, रजस और तमस। तमस होता है अज्ञान और अंधकार, रजस होता है डायनामिक, जो हमको पैशन में, एक्टिविटी में लगाता है, और सत्व होता है ज्ञान, विजडम, आनंद का अनुभव जीवन में। आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे आप देखिए ना, अर्जुन और कृष्ण में डिफरेंस क्या था? लड़ाई तो सबको लड़नी थी, कृष्ण भगवान भी उसमें थे, भले वो शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उनके चेहरे पे कभी वो स्माइल नहीं गई, वो हमेशा प्रकाश में थे, हमेशा सत्व में स्थित थे। लेकिन अर्जुन तमस में आ गया था, उसको अज्ञान ने ऐसे घेर लिया था कि उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रहा था। तो इसलिए जो सत्व में है, जिसके पास प्रकाश है, उसके पास जाकर के गाइडेंस लेना चाहिए। और जीवन में बहुत सारे ऐसे एरिया रहते हैं जहां पे हम लोग तमस में हैं। तमस मतलब ऐसे नहीं कि आप अपना केवल खूब एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे तो आप तमस से बाहर निकल गए। फिजिकल एक्टिविटी से, बहुत एक्टिविटी करने से तमस से बाहर निकला जा सकता है, ठीक है, लेकिन मेंटल जो तमस होता है वो बहुत जरूरी है, उसको दूर करें। तो ये जो लाइफ का पर्पस है, ये 3 श्लोकों में, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु मां अमृतम गमय। और इसको केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से भी हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। मेरे लाइफ में कौन कौन से एरिया जहां मुझे अवेयरनेस की जरूरत है, जहां मुझे थोड़ी नॉलेज और विजडम की जरूरत है। नॉलेज मतलब आपने इंफॉर्मेशन लिया, और विजडम मतलब आपने उसको अप्लाई करके उसका पॉजिटिव इफेक्ट एक्सपीरियंस किया, आप लाइफ में आगे बढ़ें। ये तो नॉलेज तो हम लोग खूब इकट्ठा करते हैं। अब इंटरनेट आ गया तो देखिए, आप अपने घर बैठे पूरे दुनिया का नॉलेज आपको मिल सकता है, लेकिन वो नॉलेज बढ़ने से आपको लाइफ में जो डायरेक्शन मिले, जरूरी नहीं कि वो हो जाए। वो नॉलेज को कैसे ट्रांसलेट करना विजडम में, और वो विजडम कैसे ट्रांसलेट होता है एक्टिविटी में, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ, उसको बोलते हैं अपना स्वयं का उत्थान करना। तो इसलिए लाइफ में 2-3 चीज है। एक तो तीनों गुणों के बीच में बैलेंस। फिजिकल रूप में देखें तो आयुर्वेदा कहता है आपके जो 3 दोष है उसके बीच में बैलेंस, वो है वात, पित्त, कफ, उसका बैलेंस, उसका संबंध है ये तीनों गुणों से। तीनों गुण का बैलेंस होना चाहिए, और जितना हम लोग सत्व में एक्टिव रहेंगे, उतनी हम लोग की लाइफ जो है
बैलेंस, हैप्पी और वेल्थ क्रिएटिंग लाइफ रहेगी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। एंड मेरा लास्ट जो क्वेश्चन था वो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटमेंट से रिलेटेड था, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आप लोग से पूछना चाहता हूं सर कि जो आज हमारा समाज है बहुत लो लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, और लो लेवल पे वाइब्रेट करने की वजह से कहीं ना कहीं अज्ञानता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ज्ञान क्या है उसकी एक्सेप्टेंस लोगों को है ही नहीं। जैसे कि चूज करना और सरेंडर करना, किसी को अपने गुरु को चूज करना और उनको सरेंडर कर देना, उसके पहले की चीज जो एक्सेप्टेंस है, ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों के दिमाग में मिसिंग है। एक्सेप्ट नहीं करते लोग चीजों को, और अज्ञानता इतनी ज्यादा, जहां तक मुझे समझ में आया सर, अज्ञानता इतनी ज्यादा है कि ज्ञान का समर्थन उनके अंदर है ही नहीं, कि ज्ञान को समर्थन कैसे देना है, ज्ञान को पहचानना कैसे है, ये सारी बातें उनसे बहुत दूर जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेप्टेंस, चूज करना और सरेंडर करना किसी भी चीजों के लिए। अगर हमें नहीं आता है तो उसके पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें नहीं आता है, फिर अपने गुरु को चूज करके उनको सरेंडर करना है खुद को। तो इस चीज की एक्सेप्टेंस, आपका क्या कहना है अनिल सर, कि किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और अगर इनको लेवल अपना बढ़ाना है, एक हाई लेवल तक वाइब्रेट करना है, तो क्या करना चाहिए लोगों को, और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? बहुत हाई फाई बातें हैं सर, लेकिन सिंपल अगर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सी बातें करूं तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि चेंज द थिंग्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल and accept the things which are not changeable and have wisdom to know the difference between the two। Yes, sir. बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि अगर मुझे कोई चीज मेरी लाइफ में चल रही है और मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे चेंज करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे चाहिए वैसा। लेकिन अगर मैं लगातार चेंज कर रहा हूं और लेकिन नहीं हो रही है और उसकी वजह से मैं परेशान होकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लूं, डायबिटीज पैदा कर लूं, या अपने अंदर कुछ ऐसी बीमारियां पैदा कर लूं, फिर उससे परेशान हो जाऊंगा। तो बेटर है कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। और जब मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज क्या करूं, एक्सेप्ट करूं कि चेंज करूं, तो मैं बैठ के अपने साथ जुड़ता हूं, मेडिटेट करता हूं, अपने इंटेलेक्ट के साथ जुड़ता हूं, गॉड के साथ जुड़ता हूं, अपनी सोल के साथ जुड़ता हूं। मुझे मैक्सिमम आंसर्स मेरी इंटेलेक्ट या मेरी सोल दे देती है। अगर वहां से भी मुझे नहीं मिलता तो मैं मेडिटेशन में डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन बनाता हूं और कोशिश करता हूं वही क्वेश्चंस उनसे पूछता हूं, और वहां से मुझे आंसर मिल जाता है कि ये जो चीज है जिसके तुम परेशान हो रहे हो, इसे चेंज करने की जरूरत है या एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। क्योंकि परेशान होने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कूल होके आराम से शांत स्वभाव से जिंदगी जीने की जरूरत है, अपने स्वभाव में रहने की जरूरत है। ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है अपनी आपकी, अपने मस्त स्वभाव में जियो। प्रॉब्लम कहां हो रही है कि हम अपनी ओरिजिनल स्वभाव को समझ ही नहीं रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी नॉलेज सीख रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं कि हमें पहले अपने आप को समझना है, और अपने आप को समझने के बहुत सारे आयाम हैं। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को समझना है कि मेरी बॉडी किस टाइप की है, लाइक मीजोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो मैं वात प्रकार का हूं, पित्त प्रकार का हूं या कफ प्रकार का हूं, क्योंकि हर प्रकार की बॉडी के अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। भी मान लो आप वात प्रकार के हैं और आपको थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, आप नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, और आपको ये पता ही नहीं कि आप वात प्रकार के हैं, तो आप और परेशान होंगे। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि मैं वात हूं और ये वात की वजह से, वात बढ़ने से मुझे ओवर थिंकिंग होता है, तब आप वो सारी चीजें करेंगे जिसके द्वारा वात ना बढ़े। सेम टू सेम माइंड में कुछ क्वालिटीज होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर आपने उनको समझ लिया तब आपको समझ में आएगा कि अभी मेरी स्थिति जो है तामसिक और राजसिक ज्यादा हो गई है, जिसे मुझे सात्विक के साथ बैलेंस बनाना है। तो अपनी पर्सनैलिटी को समझना, खुद को समझना, अपने आप को समझना स्पिरिचुअलिटी का, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का पहला डायमेंशन है। और ये जो समझ होती है अपनी बॉडी के लेवल पर भी समझनी है, अपने आप के मन को भी समझना है कि मैं किस वजह से परेशान हूं, मैं चाहता क्या हूं लाइफ में, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या है। ओवरऑल बैठकर सच्चाई के साथ जुड़ना, ऐसा नहीं कि दूसरों की देखा देखी मैंने कुछ गोल्स बना लिए हैं और उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूं। और जब आप अपने खुद के रियल गोल्स बनाते हो, खुद के सक्सेस के मायने बनाते हो, खुद को समझते हो, खुद की पर्सनैलिटी को समझते हो, तब आप और कूल, काम डाउन हो जाते हो। तब आप एक चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हो, सहज हो जाते हो, फिर अपने स्वभाव में आ जाते हो।
फिर कोई दूसरा आपसे मिलता है जो आपसे बड़ा है, तो आप उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उसके साथ सहज होकर बात करते हो। और अपने से छोटा कोई मिलता है जिसका ओहदा आपसे छोटा है, आपसे पोजीशन में डाउन है, तब आप उसके ऊपर घमंड नहीं दिखाते, उसके साथ भी बहुत ही प्यार से, लव से बात करते हो। और जब आप ऐसा हो जाते हो ना, यही है स्वयं में स्थित होना, और यही है स्वास्थ्य। और आध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, खुद का अध्ययन, और स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित, हेल्थ मतलब हार्मनी, खुद के साथ हार्मनी। मैं केवल इतना सही इस टॉपिक पर कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। एंड डेफिनेटली मैं अजय शेष सर का और स्वामी सर का भी इस पे जानना चाहूंगा, आपकी राय क्या है सर कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेप्टेंस चूज करने और सरेंडर करने से पहले एक्सेप्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है सर? बहुत बहुत ही खूबसूरत आंसर अनिल सर की तरफ से मिला। यस अजय शेष सर। मेरा ऐसा मानना है कि एक्सेप्ट क्या करना और क्या नहीं करना, और अपने स्वभाव को समझना, उसके लिए कई बार एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है। क्योंकि याद रखिए, एक आध्यात्मिक ये है कि द सीयर एंड द सीन कैनॉट बी द सेम। मतलब अगर ये पेन है, ये पेन मुझसे बाहर है तो मैं देखता हूं, अगर पेन मैं हो जाऊं तो मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। इसलिए एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, आंखें खुद को नहीं देख सकती, आंखें दूसरी आंखों को दिख सकती है, मेरी आंखें दूसरों को दिख सकती है, मैं अपनी आंखों से खुद की आंखों को नहीं देख सकता। मेरी आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कोई बाहर सामने वाला कोई बताएगा तो मुझे नजर आएगा, या अगर कोई मुझे आईना दिखाएगा तो मुझे नजर आएगा। मैं अपने एस्केलेटर की ही बात को कहता हूं कि एस्केलेटर में मैं चढ़ रहा हूं, ठीक है, दौड़ रहा हूं, चढ़ रहा हूं, तो गुरु की क्या जरूरत है कि गुरु मुझे यह बताएगा कि बेटा तू दौड़ तो रहा है, पर तू सही एस्केलेटर पे है क्या? ये बहुत सारे एस्केलेटर है, तेरे स्वभाव के हिसाब से तुझे कौन सा एस्केलेटर एक्सेप्ट करना चाहिए। यहां पर गुरु की महत्व आती है। क्या एक्सेप्टेंस मेरे लिए क्या है, उसके लिए मुझे गुरु की जरूरत पड़ती है। इसीलिए नाउ वी हैव रीच द एज ऑफ विजडम। मैं हमेशा से कहता हूं, नाउ इन टुडेज एज नॉलेज इज ओवररेटेड। मुझे गुरु की आवश्यकता है, नॉट फॉर नॉलेज। आज मरीज शायद एक बीमारी के बारे में ज्यादा पढ़ के आ सकता है गूगल से, डॉक्टर के सामने। आज एक स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा नॉलेज हो सकता है, ठीक है। एक जमाना था जो चार एग्रेरियन एज, जिसके पास जमीन थी और खेती थी, वो बड़ा आदमी माना जाता था। उसके बाद हम आए इंडस्ट्रियल एज में, जिसके पास इंडस्ट्री और मशीन है। पहले जिसके पास जमीन और जानवर है वो बड़ा आदमी होता था। उसके बाद जिसके पास मशीनें और इंडस्ट्री है वो बड़ा आदमी होता था। तीसरा आया नॉलेज, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो बड़ा आदमी माना जाता था। नाउ टुडे नॉलेज हैज बिकम डेमोक्रेटाइज्ड। अब सबके पास इक्वल नॉलेज है। 4 बटन दबाइए गूगल पे, दुनिया का कोई नॉलेज आपके पास। आप इंटरनेट पे परेशान हो जाते हैं, आप एक चीज ढूंढते हैं, उसके 1760 वेबसाइट्स आपको दिखते हैं। नॉलेज ओवरलोड हो गया। नॉलेज नाउ हैज बिकम डेमोक्रेटाइज्ड। अब जिसके पास नॉलेज है वो बड़ा आदमी नहीं रहा, क्योंकि नॉलेज सबके पास है। ये इस मोबाइल में सब कुछ मिलेगा मुझे। तो अब कौन सा नॉलेज एक्सेप्ट करना, इसके लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। उस नॉलेज को सही यूज करना। जो एटम बॉम्ब बनाता है, क्या वो कम इंटेलिजेंट आदमी रहता है? क्या उसके पास कम नॉलेज रहता है? बहुत नॉलेज है। ओसामा बिन लादेन, ये अमेरिका में 4 जगह पे एक समय पे 4 प्लेन्स गिराना, उसके लिए क्या कम नॉलेज और बुद्धि की आवश्यकता है? भयंकर बुद्धिमान व्यक्ति, पर उस बुद्धि का यूज कैसा किया? वो विजडम था क्या उसमें? नॉलेजेबल था, उसको हम वाइज बोलेंगे क्या? नहीं। एक चाकू का इस्तेमाल बेहतरीन खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। एक चाकू का इस्तेमाल किसी की छाती में घुसाने के लिए भी किया जा सकता है। वो चाकू इज लाइक नॉलेज, उसका क्या उपयोग करना इज द विजडम। और उसके लिए क्या एक्सेप्ट करना और क्या नहीं एक्सेप्ट करना। कोई वेबसाइट बताएगी चाकू से हत्या कैसी करना, कोई वेबसाइट बताएगी चाकू से बेहतरीन ढंग से कटिंग कैसे करना कि सब्जी अच्छी बने। कौन सा नॉलेज मैं एक्सेप्ट करूं जिससे दुनिया का अल्टीमेटली भला और मेरा भला हो? इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। फॉर एक्सेप्टेंस आई थिंक वी ऑल नीड गुरु। वो गुरु किसी भी रूप में सामने आ सकता है। कई बार बच्चा कोई छोटी सी ऐसी बात बोल देता है जो हम स्टंड रह जाते हैं। सो ये मेरा ये टेक है इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि नॉलेज की कमी नहीं है, क्या एक्सेप्ट करना और क्या नहीं करना मेरे स्वभाव के हिसाब से, मेरे पर्पस के हिसाब से, वो मेरा गुरु मुझे बताता है।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। वो गोविंद कौन सा एस्केलेटर चुनूं, वो मुझे गुरु ही बता सकता है। थैंक यू सर। एंड जब लाइव कैंपस ऑनलाइन ऑफलाइन अपने अपने खुद के कोर्सेज लाना स्टार्ट करेगा, तब मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली आप लोग के जिस तरीके के आंसर्स हैं वो स्कोर्स के फॉर्म में लोगों तक जरूर पहुंचे, एक्सेप्टेंस पे, क्योंकि बहुत अच्छे आंसर्स मिले। एंड स्वामी सर, आपसे भी लास्ट में इस टॉपिक पे मैं जानना चाहूंगा सर कि ये जो चूज करना, सरेंडर करना और एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द रोल सर? आपने बहुत अच्छा बताया था अर्जुन एंड कृष्ण जी के केस में सर। सो अगेन एक छोटा सा आंसर आपसे चाहता हूँ सर। जरूर। देखो, आध्यात्मिक रूप से भी अगर देखा जाए या प्रैक्टिकल से भी देखा जाए, तो एक्सेप्टेंस के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक्सेप्टेंस का पर्पस क्या होता है? उसका नेक्स्ट स्टेज होगा ट्रांसफॉर्मेशन। आप में एक्सेप्टेंस आ गई तो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, लेकिन एक्सेप्टेंस के पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है अवेयरनेस। तो हिंदी में बोलो तो पहले सजगता बननी जरूरी है, दूसरा उसको स्वीकार करना जरूरी है, और तीसरा परिवर्तन। एक्सेप्टेंस के पहले अवेयरनेस। अवेयरनेस हम लोग में नहीं रहती क्योंकि हम लोग तमस में जिए चले जा रहे हैं, वो भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। इसलिए गुरु की या कहीं लाइफ में ठोकर आती है तब जागते हैं। गुरु आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठोकर नहीं लगेगी। लेकिन अगर ठोकर खा के ही बढ़ना है तो ठीक है, वो भी आपका चॉइस है, चॉइस आपके पास है। गुरु बनाना आसान नहीं होता क्योंकि लोग सोचते हैं अरे किसी और को सरेंडर कर देना। अब देखिए, बहुत लोग को हम लोग के यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है उससे बहुत कुछ अवेयरनेस डेवलप हो रही है कि अरे ये एरिया लाइफ का मैंने कभी नहीं सोचा, या वेल्थ को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, या गीता में वो धर्म क्षेत्र से क्यों शुरू हुआ श्लोक। पहला जो वर्ड है वो धर्म क्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र। जो हमेशा परिवर्तन की बात होती है उसके पहले स्वयं में वो स्वीकार करना कि हाँ मेरे में कमी है। हम लोग क्या करते हैं, मेरे में कमी नहीं है, कमी उसमें है। मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है मेरे कारण नहीं, वो उसके कारण है, समाज के कारण है, नेताओं के कारण है। इसलिए सबसे पहला जो स्टेज है वो है अवेयरनेस यानी सजगता। और इसके लिए लाइफ में अगर ठोकर खा के सजग होना है तो आपका चॉइस है, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई अच्छा व्यक्ति जो आपसे नॉलेज और विजडम में जो बैलेंस है और जो आपसे आगे है, उससे जाकर के सीखिए, उसको अपना टीचर बनाइए, उसको अपना मार्गदर्शक बनाइए, उसको अपना रोल मॉडल बनाइए। उनकी किताब पढ़िए, उनसे बात कीजिए और उनसे अपना एक अवेयरनेस डेवलप कीजिए। और अवेयरनेस डेवलप होने से फिर एक्सेप्टेंस आते हैं, और वो एक्सेप्टेंस से कि हाँ मेरे में ये सब कमी है और मुझे वो कमी को दूर करनी है। तब ये गीता में भी भगवान ने कहा था कि आत्मा का उत्थान आत्मा के द्वारा ही संभव है, बाहर का कोई भी फैक्टर आपको नहीं हेल्प कर सकता। घोड़े को आप पानी तक ला दिए लेकिन वो पिएगा नहीं, वो घोड़े की चॉइस है। तो गुरु का भी काम जो रहता है वो है कि ज्ञान चक्षु खोल दें, और उसके बाद शिष्य का काम होता है कि जो गुरु से उपदेश मिला उससे सुन करके उसके बाद मनन करके उसको अपने लाइफ में एक फ्लो के रूप में लाना, तब एक्सेप्टेंस और उससे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। एक्सेप्टेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है, उसकी दो स्टेजेस है, दो तरफ। पहले है अवेयरनेस और बाद में है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हम लोग का जो प्रोग्राम आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के है, लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे कि आप में कमी क्या है, या हम लोग अपने लाइफ को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो तामसिक स्टेज से निकल करके सत्व और रजस में आ सकते हैं, तब तक बिना एक्सेप्टेंस के वो तो घोड़ा पानी पे आ गया, बस पी नहीं रहा है, वो उसको तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। जी सर, थैंक यू सर। अनिल सर से आंसर मिला एक्सेप्टेंस पे कि चेंज और एक्सेप्ट, या तो चेंज करें या तो हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस पे आपसे अजय शेष सर से आंसर मिला कि किस चीज का एक्सेप्टेंस हमें लेना है वो हमें गुरु बताते हैं। और एक्सेप्टेंस के दो फॉर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें स्वामी सर आपसे पता चला, और यही मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि वाई दिस थ्री मास्टर्स आर हियर, ये एक साथ क्यों आए हैं, ये तीन अलग अलग तरीके से हमें बातों को जानना क्यों जरूरी है, और ज्ञान चक्षु जो स्वामी सर ने बोला वो खोलना हमें क्यों जरूरी है, और क्या ज्ञान लेना है। सो बौद्धिक स्तर का संतुलन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस लेवल की यहाँ पे बातें हो रही हैं सर, वो एक बौद्धिक स्तर को दिखा रही हैं जो कहीं ना कहीं आज के समाज में मिसिंग है, कि बौद्धिक स्तर का एक संतुलन होना, किस तरीके से सोचने से पहले सोचना है कि क्या सोचना है,
और बोलने से पहले भी सोचना है कि क्या बोलना है। तो ये जो एक बौद्धिक स्तर का, इसी को मैंने बोला था सर, हाई लेवल पे वाइब्रेट कैसे करेंगे और उसको पहले एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू सर इस बहुत खूबसूरत आंसर के लिए। लास्ट जो मेरा पार्ट था सर, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। लोग बहुत तरीके से हर जगह ही हर कुछ, हर बात बुरे तरीके से अच्छे तरीके से भगवान पे छोड़ दे रहे हैं। अरे भगवान आपका, कहीं किसी के संग बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी गलत कर रहे हैं, भगवान के संग बोल रहे हैं। हर चीज में कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हर तरीके से लोगों ने भगवान को कनेक्ट किया है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि व्हाट इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ऑन एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट करें कैसे प्रैक्टिकली, जोड़ तो के तो रखा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उसको अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। सो इसी के बारे में मैं स्टार्ट करूंगा अगेन अनिल सर से। सर दैट व्हाट इज प्रैक्टिकल, इस टॉपिक को आई थिंक मैं स्टार्ट करना चाहूंगा स्वामी सर के साथ, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल एनलाइनमेंट। देन अनिल सर, देन अजय सर। ओके, ठीक है, चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हैं आपने। देखो, स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, अध्यात्म विज्ञान, इसको हम लोग ने नाम दिया है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म क्या है? वो कॉन्शियसनेस का इवॉल्विंग नेचर है। जैसे हम लोग जो केवमैन थे पाषाण युग में, गुफा में रहते थे, समाज का ऐसा फॉर्मेशन नहीं था, नहीं राष्ट्र थे, और केवल अपने सर्वाइवल को लेकर के स्ट्रगल था। लेकिन वहां से हम लोग इवॉल्व होते हुए इस स्टेज पे आए कि जब हम लोग स्कूल में थे तब इंटरनेट नहीं था, तो बुक से पढ़ना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट पे थोड़ा सा एक वर्ड डाले तो उसके हजारों आंसर मिल जाते हैं। तो ये जो है इवोल्यूशन है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। साथ में हम लोग का ब्रेन भी इवॉल्व कर रहा है। तो ब्रेन जो इवॉल्व कर रहा है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग, जो एक अजय जी ने बहुत अच्छे से कहा कि अभी विजडम एज में हम लोग हैं, कि विजडम बहुत हो गया है। लेकिन उस विजडम में भी बहुत सारे एरियाज है कि कैसे हम लोग कोई प्रॉपर विजडम को चूज करके आगे बढ़ें, जो हमारे स्वभाव के साथ मेल खाता हो। अब सब लोग तो डॉक्टर नहीं बन सकते, अब सब लोग वो पैसा नहीं कमा सकते। अभी किसी ने एक मेरे को जोक भेजा था कि एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी कि कैसे अरबपति बने, और वो बिजनेसमैन के पास जाकर के बोल रहा, आप प्लीज थोड़ा मेरे को फंड कर दीजिए, मेरे को एक किताब छापनी है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप ऐसे तो बहुत सारे हैं जो आपको उपदेश दे दें, लेकिन लाइफ में जो गुरु, जो मैंने कहा सदगुरु, वो होना जरूरी है। इसलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक लाइफ और लाइफ का एक जो फिलॉसफी होना चाहिए, वो हम लोग को वैदिक दर्शन में मिलता है। और उसमें 3 स्टेजेस हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। कि आप किसी से सुने और समझे। किससे सुने? जो उस स्टेज पे एक्सपीरियंस ले करके बैठा है। आप सड़क पे चलते हुए किसी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते कि मैं डॉक्टर बन जाऊं क्या। आप किससे पूछेंगे? कोई एक डॉक्टर है जिसको अच्छी जानकारी है, या कोई इंजीनियर है, उससे जाके पूछेंगे कौन से इंजीनियरिंग फील्ड में को लेना चाहिए। तो श्रवण, क्योंकि उसमें एनर्जी रहेगी। फिर उस पर मनन कीजिए कि वो आपके स्वभाव के साथ कितना तालमेल खाता है। और उसके बाद निधि ध्यासन। निधि ध्यासन मतलब वो आपके लाइफ का फोकस बन जाना चाहिए, फिर इधर उधर वो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में जैसे वो नदी का पानी बह रहा है, उस पे डैम बना करके हम लोग पानी रोकने के लिए डैम नहीं बनाते हैं, वो पानी को चैनलाइज करते तब बिजली पैदा होती है। वैसी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, उसको चैनलाइज करना और उससे एक फोकस वे में लाइफ में चलना, ये है आध्यात्म का रियल पर्पस। कि जो मार्ग आपके लिए लागू होता है वो किसी से समझिए, अपने स्वभाव से उसको मैच कीजिए, कि लाइफ में उसको लेकर के आगे बढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट है समत्वम और कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों में कुशलता के साथ आगे बढ़ना। स्पिरिचुअलिटी कभी भी आपके मटेरियल लाइफ से या जो दुनियादारी का एक रिलेशन है उसमें जो धर्म है, हार्मनी है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। आजकल आप देख लीजिए जितने भी अच्छे फेमस गुरु हैं, जो योग के अच्छे अच्छे संस्थान हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसे का पर्पस जो है, डायरेक्शन है, फोकस है, वो क्लैरिटी है, इसलिए वो अपने फील्ड में सही में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई सन्यासी पैसे को फोकस बना करके शुरू करे तो वो अटक जाएगा, कहीं ना कहीं उसको समाज में प्रॉब्लम होगी। इसलिए सब चीज का बैलेंस रखते हुए लाइफ में चारों पुरुषार्थ को लेकर के आगे बढ़ना, यही वास्तविक रूप से आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअल लाइफ है। और यही आपकी जर्नी को हैप्पी और फुलफिलिंग
जर्नी बनाएगी। ये तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ कमी फील होते रहेगी। यस सर, थैंक यू सर। श्रवण, मनन, मिनी ध्यासन, और जो आपने बोला सर वो दिमाग में बैठ गया सर मेरे, एंड बहुत अच्छी लगी ये बात कि ये सारी चीजें हमें अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। फॉर बेटर लाइफ द मिसिंग ब्रिज इज लाइफ कैंपस। हमारे अच्छे जीवन के लिए जो एक मिसिंग ब्रिज था, जो पुल था, वो है लाइफ कैंपस है। कहीं ना कहीं सर ये जो मिसिंग पार्ट है ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। 21वीं सदी की सॉरी ये जो पूरा डेकेड स्टार्ट हो रहा है बहुत अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट हो रहा है, एंड डेफिनेटली मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि इसको मैक्सिमम जगह तक स्प्रेड करें, क्योंकि लोगों को तो, और लोगों से बोलूंगा आखिरी तक जरूर देखें, आखिरी तक जरूर देखें, अपने फैमिली को दिखाएं, अपने सोसाइटी में लोगों को दिखाएं ये शो, एंड जब लाइफ कैंपस आएगा तो वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे। यस अनिल सर, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है जी सर। एनलाइटनमेंट लोग समझते हैं कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेना, कुछ पावर प्राप्त कर लेना और उसकी तलाश करना, बट मेरा अपना व्यू है प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट मतलब अपनी समझ होना, एक अच्छी जिंदगी जीना, एक बेहतर जिंदगी जीना और उसको जीने की समझ होना, विजडम होना। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी मतलब हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग कमिंग हियर फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग कमिंग हियर फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो ये मानता है कि हम एक स्पिरिट हैं और स्पिरिट इस ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर है, वो स्पिरिचुअल है। अपने आप से जो जुड़ा हुआ है, अपनी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, वो स्पिरिचुअल है। मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को बोलता हूं कि ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना, दोनों को साथ में जीना होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाना और एक गृहस्थ आश्रम को त्याग देना, और कुछ लोग बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक कि स्पिरिचुअल की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मेटेरियलिस्टिक व्यू को देखने की जरूरत है। क्या हो रहा है कि हम प्रिज्म, जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म से एक तरफ से लाइट को डालते हैं, एक तरफ 7 लाइट रहती है और एक तरफ व्हाइट लाइट होती है। तो जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन है उसे यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि मेटेरियलिस्टिक दुनिया में 7 लाइट हैं, लेकिन स्पिरिचुअल दुनिया टोटली ब्लैंक है, व्हाइट है। दूसरी तरफ एक स्पिरिचुअल पर्सन को क्या दिखाई दे रहा है कि जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है ये कंप्लीटली व्हाइट है और पूरे 7 कलर स्पिरिचुअल लाइफ में ही है। लेकिन डे टू डे लाइफ में हमें इस प्रिज्म को बैलेंस रखना होगा। ये अपना अपना एंगल है। स्पिरिचुअल पर्सन को मेटेरियलिस्टिक लाइफ व्हाइट दिख रही है और मेटेरियलिस्टिक पर्सन को स्पिरिचुअल लाइफ व्हाइट दिख रही है, जबकि कलर इस प्रेजेंट लाइफ में ही है। लिव लाइफ 200%, 100% स्पिरिचुअल, 100% मेटेरियलिस्टिक, यानी कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर एक प्रैक्टिकली हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ जीना। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए हमें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग समझना होगा। माइंड, ब्रेन, बॉडी और सोल, हम 4 पार्ट हैं। इन चारों को समझना और इन चारों को मानना ही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। फिर उसके बाद है एमएस मतलब मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। फिर जो बात है कि खुद को समझना, खुद के साथ अलाइनमेंट रखना, कॉन्ग्रुएंट रहना, अपने स्वभाव में जीना, ना अभाव में जीना, ना प्रभाव में जीना, यही स्पिरिचुअल लाइफ है, यही प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट है। अगर आप अपने साथ जुड़े हुए हैं, खुश हैं, फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, हेल्दी हैं, हार्मनी में हैं, खुद के साथ भी, आउटर वर्ल्ड के साथ भी, इट मींस आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप मेटेरियलिस्टिक भी हैं। दोनों लाइफ के बीच में बैलेंस 200%। कुछ लोग बोलते हैं सर आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? मैं कहता हूं ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, बट जो भी हूं वास्तविक हूं। ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, बट जो भी हूं वास्तविक हूं। यस, रियल लाइफ होने की जरूरत है। आज हम आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, दिखावा ज्यादा हो गया है और रियलिस्टिक बातें कम हो रही हैं। नॉलेज की भरमार है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, ओवरलोडेड टेक्नोलॉजी, और उसका एंड रिजल्ट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज। जैसा डॉक्टर अजय शेष सर ने कहा, जैसा स्वामी जी ने कहा, प्रैक्टिकल विजडम लाने की जरूरत है। कौन सी नॉलेज मुझे कहां लेनी है, यह है प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट। और हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, जो हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, हम सब लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग है। इस बात को मानना और उस गॉड के साथ कनेक्शन फील करना, उसको सरेंडर कर देना, और मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जो स्वामी जी ने कहा अर्थ,
धर्म, मोक्ष और काम, उन चारों के बीच में बैलेंस बना के रखना। 7 डायमेंशन जो लाइफ की हैं उनको बैलेंस्ड वे में जीना, हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ जीना और अपने साथ जुड़े रहना, दैट इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एंड यस अजय शेष सर, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। यस, चूंकि मैं वेल्थ और बिजनेस और दूसरे रिलेटेड से ये है, तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ये करूंगा। स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी जो शब्द आया, ये आया है स्पिरिट से, राइट? हमारा एक बॉडी है और एक स्पिरिट है। आध्यात्म, जिसको उसी को हिंदी में बोलते हैं आध्यात्म, उसमें एक शब्द है आत्म या आत्मा। तो एक शरीर है और एक आत्मा है। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा अमर है, इसकी न शुरुआत है न अंत है, वो हमेशा रहेगी। अभी वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसे डॉक्टर अनिल ने बताया, अभी ये शरीर धारण की हुई है, ये आत्मा। शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा हमेशा रहेगी। मेरा ये मानना है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए क्या है। जब मेरा शरीर नष्ट होगा, और एक दिन तो होगा, एक दिन तो होगा, हम में से कोई भी आज से 100 साल बाद यहाँ कोई और इंटरव्यू ले रहा होगा और कोई 3 और एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे, वो उस समय का जो शरीर धारण किए हुए रहेंगे। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, आत्मा अमर है। जब मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो मेरी आत्मा किस प्रकार से जीवित रहेगी, उसका क्या असर दिखेगा, वो असर ही मेरी आत्मा है, वो असर ही मेरी आत्मा है। मैं हमेशा से मानता हूं कि लोग बोलते हैं क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। मैं बोलता हूं बहुत कुछ लेकर के आए थे। अपने माँ बाप का प्यार लेकर के आए थे, एक विरासत लेकर के आए थे, कुछ जीन्स लेकर के आए थे, अरे बहुत कुछ लेकर के आए थे। और बहुत कुछ लेकर के जाना है तो भैया क्या लेकर के जाना है? आप मरने पर अपने साथ वही लेकर के जाते हैं जो आप इस धरती पर छोड़ के जाते हैं। The only things you take with you when you die are the things which you leave behind. जो हमने छोड़ा वो हमारी आत्मा की ही तो छाप है, क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया। कैसा संस्थान छोड़ करके गए, कैसे बच्चे छोड़ करके गए, कैसे स्टूडेंट्स छोड़ करके गए, कैसा धरती पर असर छोड़ करके गए, कैसी किताबें छोड़ करके गए, कैसे विचार छोड़ करके गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसी यादें छोड़ करके गए। वही तो आपके स्पिरिट का असर है, वही तो आपका अध्यात्म है, जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। मैदान से सचिन का शरीर चला गया, आत्मा अब भी जीवित है, याद किया जाता है उनको। महात्मा गांधी का शरीर तो कब से नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है, राष्ट्रपिता के रूप में याद किए जाते हैं। उनके किए गए कामों का असर आज भी है। हमारे कुछ टीचर्स गुजर गए, लेकिन उनका असर हमारे रूप में आज भी है। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है कि मेरे आने और जाने के दरमियान धरती पर क्या पॉजिटिव चेंज मैं लेकर के आया, वो स्पिरिट के रूप में जिंदा रहेगा। क्योंकि शरीर तो आनी जानी चीज है, शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। सो मैं ये मानता हूं कि हम जो इस धरती पर छोड़ करके जाएंगे, कुछ लोग बहुत बुरी यादें छोड़ करके जाते हैं, आतताई हुए हैं, अत्याचारी हुए हैं, आतंकवादी हुए हैं, वो अपनी वैसी स्पिरिचुअलिटी छोड़ करके गए, वो भी जिंदा है, पर क्या हम उनको प्यार से याद करते हैं? नहीं। तो हम जो इस धरती पर छोड़ करके जाते हैं वो ही हमारा स्पिरिट है। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और मेरे हिसाब से जो मैं काम करके जाता हूं, जब तक जिंदा हूं, और मेरे इसमें भी बात ये नहीं कि एक दिन हम मर जाएंगे, बात ये है कि जब तक मरे नहीं तब तक जिए कैसे। तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी आज बना रहे हैं। शरीर के जाने के बाद किसी न किसी रूप में तो याद किए जाएंगे। कुछ लोग प्यार से याद कर लें, कुछ लोग ये कह ले नहीं उस व्यक्ति की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई, कुछ ये कहे कि हाँ उनका बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है, कुछ कहे यस उनकी लिखी हुई किताब में पढ़ता हूं। यही मेरी स्पिरिचुअलिटी है जो मेरे शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहेगी। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये है। अगेन 3 वेरी ब्यूटीफुल आंसर्स। कुछ फिर से प्रॉब्लम हुआ है, देन मैं अपने मोबाइल पे आया हूँ। यस सर। अजय सर की बात सुन के मुझे एक फिलोसोफर की बहुत अच्छी लाइनें याद आ गई, अगर कहो तो मैं शेयर कर देता हूँ। श्योर सर। अजय सर जब बातें कर रहे थे तो मैं अपनी इमोशनल स्टेट में चला गया था, और वो मेरे माइंड के अंदर वो फाइलें खुल गई। जो किसी फिलोसोफर ने बहुत अच्छी बात कहा है कि एक रंगमंच है जिसमें हम अपने अपने रोल प्ले करने के लिए आते हैं,
और हम तो एक कठपुतली है, ऐसा सुना होगा, आनंद मूवी में भी कहा गया, यस सर, कुछ ऐसा करके जाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। यही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। बहुत अच्छी बात अजय शेष सर ने कही, जो मुझे उस फिलोसोफर के साथ लेकर चली गई। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा आंसर, 3 डिफरेंट वेज में हमें तीनों मास्टर से मिला सर। एंड एपिसोड 3 के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं सर अभी से। सो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में आप तीनों लोग का टाइम मुझे फिर से मिले, और ये एपिसोड 3 जो लोग आज नहीं देख रहे हैं उन लोगों को मैं डेफिनेटली एक बात बोलना चाहूंगा कि आप इन दोनों को शो को देख के और वेट करिएगा एपिसोड 3 का। इसके साथ साथ सर अब समय हो चला है, मैं अपने एक और पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ मिस नीतू सिंह राजपूत जी, जो यहाँ पे एक धमाका एक चीज प्रेजेंट करने वाली है आप सभी दर्शकों के सामने। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस नीतू को। सो नीतू जी, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में A2A में, एंड आप क्या धमाका लेके आए आपके संग, प्लीज उसको प्रेजेंट कीजिए। Thank you so much, Sarvesh Pandey ji, for inviting me on A2A and this wonderful session. And I too got a very lots of insight over here related health, wealth, and happiness, and how to adopt all these things with the practical enlightenment, practical spirituality, and practically implementation of all these things in our life, to have a attainment of goal that we want to adopt in our life and for the society also. And today I'm here to let you know how to adopt all of these things practically over here. And these things are going to come under one roof, that is Positive Health Zone Life Campus, with the program of Samatvam, the integrated program of health, wealth, and happiness, with the help of these 3 masters, Swami Mahesh ji, Dr. Ajay Shesh ji, and Dr. Anil Kumar Gupta ji over here. And I will going to hand over this most informative session to these 3 masters to let us know what are these programs over here with the concept of health, wealth, and happiness named as Samatvam. So मैं पहले स्वामी महेश जी से कहना चाहूंगी कि वो हमें बताएं कि इसके अंदर आप स्पिरिचुअलिटी और हैप्पीनेस को कैसे कंबाइन करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हम तीनों को लेकर के, कि अब कंसेप्ट तो बहुत प्रेजेंट हो गए, अब इसको और थोड़ा सा आगे थोड़ा प्रैक्टिकल ग्लिम्स के साथ जोड़ा जाए। तो जो 5 सेशन वाला हम लोग का प्रोग्राम प्लान है कि तीनों मास्टर्स अपने 5-5 सेशन तैयार करेंगे और वो आपके सामने प्रेजेंट होगा समत्वम के नाम से। और योग की परिभाषा जो है गीता में वो है समत्वम, समत्वम योग उच्यते। इसमें जो आध्यात्मिक तरीके से जिसमें हैप्पीनेस यानी आनंद का जो भाव है वो कैसे लाइफ में बना रहे, कि आप अपने जो भी हेल्थ और प्रोफेशन को लेकर के जो भी कर रहे हैं, साथ में लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें आनंद की वो अनुभूति बनी रहे, उसके लिए मैं जो वेद विज्ञान से योग विज्ञान से लेके आऊंगा, उसमें पहले तो आपको योग की परिभाषा और योग के रिलेशन वेद और उपनिषद में कहाँ कहाँ उसके रेफरेंस आते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे फंडामेंटल लेवल पे, कि अगर वो आनंद हम लोग का वास्तविक स्वरूप है और स्वभाव है तो आनंद खो कहाँ जाता है। तो हम लोग 5 कोशों की चर्चा करेंगे। उसके बाद ये 3 गुणों की चर्चा होगी, सत्व रजस तमस, ये कैसे उसमें एक परिवर्तन ला देते हैं। उसके बाद हमारे जो चक्र है वो समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे पेड़ में उसकी जड़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जितनी जड़ मजबूत रहेगी उतना पेड़ मजबूत रहेगा, वैसे हमारे शरीर के अंदर चक्र है, वो हमारे व्यक्तित्व की वास्तविक जड़ें हैं। तो वो जड़ों को आप कैसे नरिश कर सकते हैं, कैसे उसको हेल्दी रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। और जब प्रैक्टिकल जब मार्ग हम लोग ढूंढते हैं योग का, जिससे हम लोग उस आनंद की प्राप्ति में अपने आप को आगे बढ़ा सके और जीवन में समत्वम बैलेंस बना के रखे, उसके लिए 2 प्रैक्टिकल योग के जो पाथ हैं, जो योग मार्ग है, एक है हठ योग का, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि हठ योग क्या है और कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। और दूसरा है राजयोग। राजयोग है कि मन को कैसे अनुशासित करना, मन से कैसे अपने सब काम करवाना, लेकिन मन के नियंत्रण में नहीं रहना, मन को अपने नियंत्रण में रखना, ताकि वो आपको अपने जीवन में
उत्थान की ओर ले चले, पतन की ओर नहीं। तो ये मेरी तरफ से 5 जो डायमेंशंस रहेंगे वो मैं कवर करूंगा, और इसमें आप कैसे अपने आप को प्रैक्टिकली उस मार्ग में आगे बढ़ा करके आनंद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके वो मैं बताऊंगा। ये मेरी तरफ से। अब मैं इनवाइट करता हूं अजय शेष जी को। जी, उसी चीज को देखने के 3 अलग अलग नजरिए हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब भी बातें करने के लिए बैठते थे तो एक प्रकार का एक कंसर्न हम तीनों को रहता था। मुझे हमेशा से ये लगता था कि आदमी अगर सिर्फ बिजनेस 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 पैसा 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 करे और उस चीज पे ध्यान ना दे जो कि हेल्थ वाली चीजें डॉक्टर अनिल बताते हैं, या इन सब के पीछे का जो उद्देश्य है, जो मूल मंत्र आध्यात्म का है, वो अगर नहीं समझ पाता और सिर्फ बिजनेस 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 और पैसा करे तो वो व्यक्ति जरूर पागल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आध्यात्म 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 और उसी में जाए और अपने स्वास्थ्य और बिजनेस की तरफ, अर्थ प्राप्ति की तरफ अगर ध्यान ना दे, वो भी पागल हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वास्थ्य और शरीर बनाता है और मानसिक और इस पे ये करता है, परंतु उसको अचीवमेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर जाए, तो उस स्वास्थ्य का भी कोई अर्थ नहीं रह पाएगा और अल्टीमेटली मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगा कि हम तीनों का ही जो मटेरियल है वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, पर हम तीनों अपना मटेरियल एक साथ ले आते हैं तो एक संपूर्णता आ जाती है जो कि लोगों के बेनिफिट को रहेगी। तो इसीलिए हम तीनों का साथ में आना, क्योंकि हम तीनों भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता है। जब 3 चीजें एक साथ आकर के मिलती हैं तब जाकर के वो चीज बनती है। मैं क्या लेकर के आने वाला हूं इस समत्वम कोर्स में? सबसे पहले यह है कि मैं ये बताने वाला हूं कि एक एसेट कैसे बनना, एक एसेट यानी एक धरोहर कैसे बनना, सबसे पहले अपने जीवन के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और अंततः इस जीवन और इस धरती के लिए कैसे एक एसेट बनना। वो पहली चीज जो है अपने पहले वीडियो में जो मैं लेकर के आऊंगा। दूसरा, मनी और वेल्थ को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में लेकर के आना, और उसके लिए क्यों बिजनेस या अर्थ प्राप्ति के अलग अलग तरीके कौन से, और आपके लिए जो बेस्ट तरीका क्या है, वो मैं लेकर के आऊंगा। जो तीसरा पार्ट है, मनी और वेल्थ का डिफरेंस अच्छे से समझने के बाद वो मनी कैसे लेकर के आना और वेल्थ का जुगाड़ कैसे करना अपने बिजनेस के माध्यम से, आजीविका के माध्यम से। तो वो बिजनेस हमारा क्या होना चाहिए और किस प्रकार से उसको सेटअप करना चाहिए। फिर अगली बात यह है कि उसमें ग्रोथ चाहिए, उसमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि एस्केलेटर तो नीचे जा रहा है। उस एस्केलेटर से आगे मैं कैसा हमेशा रहूं और बिजनेस ग्रोथ कैसी हो समय समय पर, ताकि मेरे मरने के बाद भी वो बिजनेस लोगों को सर्व करता रहे। ये चौथी बात। और 5वां बात, आगे का रास्ता हम किस प्रकार से तय कर सकते हैं कि बिजनेस ग्रोथ लगातार बनी रहे, पर्सनल ग्रोथ लगातार बनी रहे, और मेरा आध्यात्म और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल आध्यात्म और स्ट्रॉन्ग होता रहे। ये एनलाइटनमेंट लेकर के आना, ये मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकल साफ अगर बोले तो पैसे और बिजनेस की बातें लेकर के आऊंगा। अनिल सर, हेलो अनिल सर। देखिए, समत्वम कहीं ना कहीं 7 डायमेंशन ऑफ लाइफ को बैलेंस करने का एक प्रोग्राम है। मेरी डॉक्टर अजय शेष सर से, स्वामी जी से बात हुई, हमने एक मीटिंग किया, तो मीटिंग में ये बातें निकल कर आई कि आज 21st सेंचुरी में हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज से जूझ रहा है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ को डिजीज के इश्यूज हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल वे में समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंडर वन रूफ क्या सारी चीजों का सॉल्यूशन हो सकता है? यस, हो सकता है। जो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम फेस की, जो हमने चैलेंजेस फेस किए, उनके क्या सॉल्यूशन ढूंढे, प्लस जो एज ए अपने प्रोफेशनल्स हमारे साथ जो लोग हमसे काउंसलिंग लेते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं, जुड़े हुए हैं, उनके अनुभवों को समझकर आज हमने इस प्रोग्राम को सोचा कि समत्वम लाया जाए। समत्वम के अंदर मेरा जो पार्ट रहेगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा, सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, लाइफ मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। मैं यहां पर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लेकर आऊंगा, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, जिसको मैं मेडिकल साइंस के साथ साथ साइकोलॉजी की साइंस और एनएलपी की साइंस का कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताऊंगा कि ये माइंड, ब्रेन और बॉडी और ये सोल आपस में जुड़े कैसे हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है कि बॉडी और ब्रेन, जिसको हमने ठीक तरीके से समझा ही नहीं है, हम केवल पिल्स, टैबलेट को समझ रहे हैं लेकिन हेल्थ को नहीं समझ रहे हैं। मैं डिजीज से ज्यादा आपको हेल्थ के बारे में बताऊंगा कि हेल्दी कैसे रहा जाए। लाइफस्टाइल में
सिरकेडियन रिदम क्या होता है, हमारे इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होते हैं, हमारे को स्ट्रेस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस कैसे मैनिफेस्ट होता है, हाइपोथैलेमस का एड्रिनल ग्लैंड के साथ कैसे कनेक्शन है, कैसे हमारे माइंड के थॉट्स हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ले आते हैं, कैसे हमारी थॉट्स हमारी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस मूड लेकर आती है, यानी हार्मोन्स और आपके न्यूरोट्रांसमीटर ये कैसे लेकर आते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस, कैसे हमारा मूड हमारे जीआईटी के साथ जुड़ा हुआ है, छोटा ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है, गट, ये सारी चीजें मैं हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में मेडिकल साइंस के साथ इस समत्वम प्रोग्राम में लेकर आऊंगा। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिया जाए, हरी वरी और करी को कैसे हटाकर लाइफ को हेल्दी और हैप्पीनेस की तरफ लेके जाया जाए, प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर आप लाइफ मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल मैनेज करना होगा, और लाइफ स्टाइल मैनेज करने के लिए इस ब्रेन, बॉडी और माइंड, इन तीन चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, डे टू डे लाइफ में कैसे इसे इंप्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को हेल्थ और हैप्पीनेस लेकर आए, ये मेरा मोटो होगा समत्वम में। थैंक यू सर। एंड नीतू जी, सर एक क्वेश्चन आया हमारे सर, अनिल सर आपसे पूछना चाहूंगा, राजकन्या मैम का एक क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा कि जब हमारे लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हम किसी चीज में होने वाले होते हैं और होते होते वो रह क्यों जाता है, वो अनसक्सेस में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है सर, सो आपका आंसर जानना चाहूंगा सर। देखिए, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सक्सेस के बिल्कुल पास होते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं कि पहला तो हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा हमारा एक बिलीफ तो नहीं बन गया, हमने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस फेस किए उसके हिसाब से माइंड में कैसा बिलीफ ही बना लिया है, और बिलीफ बनाने की वजह से हम सक्सेस के पास जाते ही फिर हमें लगना शुरू हो जाता है कि नहीं अब तो ये सक्सेस फिर हाथ से जाएगी, क्योंकि ये पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हो गया। कई बार ऐसा होता है चढ़ते चढ़ते हम पहाड़ के ऊपर तक चढ़ जाते हैं और फिर वहां से पीछे हट जाते हैं कि नहीं अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, और पता होता है कि हम चोटी पर पहुंचने वाले होते हैं। तो इसीलिए माइंड को पहले समझना जरूरी है कि कहीं मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से अगर ऐसा नहीं है तो फिर हो सकता है कि लाइफ में आपकी वैल्यूज मतलब प्रायोरिटीज क्या है, बैठकर पहले ये समझिए कि मैं लाइफ में चाहता क्या हूं। कहीं हम रेंडमली 10 डायरेक्शन में मूव तो नहीं कर रहे हैं और किसी भी डायरेक्शन में आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक वैल्यू क्लियर नहीं होगी तब तक हम लाइफ में अपना 100% देंगे नहीं एक डायरेक्शन में। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी नहीं आती, तो हम कई डायमेंशन पे एक साथ काम करते हैं लेकिन किसी भी डायमेंशन में सक्सेस नहीं मिलती, और फिर वो हमारा बिलीफ भी बन जाता है। मैं प्रैक्टिकल पार्ट से इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। वैल्यू क्लियरिटी और पास्ट के एक्सपीरियंसेस उसको डिलीट करना है। देयर इज नो सच वर्ड कॉल्ड एज फेलियर, आइदर यू सक्सीड और आइदर यू गेट फीडबैक। तो जो भी आपके पीछे के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें फीडबैक लें और अब अपनी क्लैरिटी लाएं कि मुझे क्या चाहना है, अपने आउटकम प्लान करें और उन एक्सपीरियंसेस से जो सीख मिली है अब एक डायरेक्शन लाइफ को दें। थैंक यू सर। एंड समत्वम के आने से बहुत सारा क्लियरेंस हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में 7 डायमेंशंस ऑफ लाइफ के लिए आपको बहुत सारे क्लियरेंस मिलेंगे, बहुत सारा संतुलन, बैलेंस मिलेगा। तो यस सर, आज जैसे आप लोगों ने समत्वम के बारे में बताया तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई नो कि दर्शक भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी ये कोर्सेज आप लोग कंप्लीट करें और लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो लाइफ के बारे में लाइफ कैंपस के थ्रू आप लोग से सीखना चाहते हैं। सो उन लोग के लिए मैं चाहूंगा कि सर वो कोर्सेज जल्दी आए। एंड एट लास्ट समय का सम्मान करते हुए आपका भी, दर्शकों का भी, शो का भी, सबका, मैं चाहूंगा कि सर के को एक शॉर्ट मैसेज लास्ट में सबके लिए आज के सेशन के लिए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्वामी सर। Before a short message, we have a launch of Samatvam over here, and आप सभी के साथ इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन होने के लिए एक लिंक शेयर की जाएगी फेसबुक लाइव कमेंट बॉक्स में। उस लिंक के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। हेलो। हाँ। And to continue on with the same session, I would like to say thanks to 3 masters of this upcoming venture of Samatvam for the integrated approach of health, wealth, and happiness in all the 7 dimensions life.
एंड हम ये कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ एक डायमेंशन के साथ अपनी लाइफ में नहीं चल सकते, हमें अपनी 7 डायमेंशंस को बैलेंस करते हुए इन तीनों को अचीव करना होगा. That is health, wealth and happiness with the help of love, STC and bliss over here. And now I would like to hand over the session to Mr. Sarvesh Pandey ji from A to A. Thank you so much for inviting me over here. Thank you. थैंक यू नीतू जी. एंड यस, बहुत ही अच्छा लॉन्च प्लान मैंने देखा, पोस्टर देखा यहाँ पे. एंड यस, अगर ये मैदान में आ गई चीजें तो आई नो कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगा, बहुत सारी सहायता मिलेगी अपने लाइफ से रिलेटेड लोगों को. सो अगेन मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ. एक शॉर्ट मैसेज, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्वामी सर. ये मैंने कहीं पे बहुत पहले सुना था कि सृष्टि कभी नहीं बदलती, लेकिन अगर आप दृष्टि बदल दे तो सृष्टि बदल जाती है. जी सर. तो हम लोग का समत्वम के प्रोग्राम और उसके बाद जो फ्यूचर में प्रोग्राम आएंगे, उसका पर्पस भी यही रहेगा कि आप अपनी दृष्टि को कैसे चेंज करें. नहीं तो भगवान बुद्ध ने जब उनको निर्वाण प्राप्त हो गया बौद्ध गया में, उसके बाद पहली बार जब वो कुछ बोले, लोग उनसे पूछते थे आप कौन हैं, वो मौन रहते थे. लेकिन लोगों ने पूछा कि आप हमको बताइए कि आपके चेहरे पे ये आभा क्या है, कैसे आप इतने आनंद में दिख रहे हैं और आपने क्या प्राप्त किया. तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं प्रबुद्ध हो गया. तो उन्होंने पूछा क्या पता चला आपको, तो बोले दुखम, कि संसार में दुख है, वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी है. लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि उसका कारण भी है, और अगर कारण को हटा दे तो आपको दुख नहीं होगा, तब आप निर्वाण की स्थिति में आओगे. और फिर मार्ग बताया. तो वैसी जो ये कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं तीनों मिल करके, उसमें आपकी दृष्टि कैसे परिवर्तित हो, क्योंकि संसार तो चेंज नहीं होगा. आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी तो संसार में परिवर्तन आपको अपने से अंदर से अनुभव होगा. क्योंकि जो संसार हम लोग देखते हो हम ही लोगों का प्रोजेक्शन है. इसलिए अगर दृष्टि चेंज हो जाएगी तो हमारा प्रोजेक्शन अच्छा हो जाएगा. तब लाइफ में हेल्थ भी रहेगी, वेल्थ भी रहेगी, हैप्पीनेस भी रहेगा, और आप एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे. तो यही संदेश है कि दृष्टि कैसे बदलना, वो आपको इस लाइफ कैंपस में बताया जाएगा अलग अलग कोर्सेज के द्वारा. थैंक यू सर. अजय शेष सर. अलीगढ़ शहर जो है वो तालों के लिए बहुत फेमस है, और अलग अलग किस्म के ताले वहां बनते हैं. और कुछ ताले ऐसे भी होते हैं जिसकी एक चाबी नहीं होती, या तो एक चाबी को 3 तरीके से घुमाने के बाद में वो ताला खुलता है, या 3 चाबियां होती है कि पहली चाबी और दूसरी चाबी और तीसरी चाबी जब लगती है तब वो ताला जो है वो खुलता है. तो ये जो जिंदगी का जो ताला है, ये जो जिंदगी के मसले हैं, जैसे कि मैंने कहा, जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच और कंपटीशन का हेडेक, इसका सिर्फ एक चाबी इसकी नहीं हो सकती. याद रखिए, अगर ताला है तो वो ताला इसलिए है क्योंकि उसकी चाबी है, राइट. अगर चाबी ना हो तो वो ताला नहीं है, वो पेपर वेट है, राइट. तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जिंदगी का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ताला है जिसकी एक चाबी नहीं होती. ये एक ऐसा ताला है जिसकी 3 चाबियां, और जब तीनों चाबियों को आप यूज करेंगे तब जाकर के वो ताला खुलेगा. तो हम तीनों साथ में आए हैं वो 3 चाबियां लेकर के, और जब 3 चाबियों का आप सही उपयोग करेंगे तब आपके जिंदगी का ताला जरूर खुलेगा. और जब ताला खुलेगा तो दरवाजा खुलेगा, और जब दरवाजा खुलेगा तो अनंत संभावनाएं आपके सामने रहेंगी. इसलिए हम लोग खुद अपने गुरुओं से सीखते हैं, हम लोग खुद एक दूसरे से सीखते हैं, पर ये जो 3 चाबियां आपको मिलेंगी, मैं उम्मीद करता हूं इससे जो दरवाजा और एक जो विश्व पटल पर आपकी सोच जो खुलेगी, उससे आपका, आपके परिवार का और बाकी इस दुनिया का बहुत बहुत भला होने वाला है. थैंक यू सर. अनिल सर. मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा प्रोग्राम है समत्वम, उसका मेन मोटो ये रहेगा, एड ईयर्स टू योर लाइफ एंड लाइफ टू योर ईयर्स. यानी कि कलयुग में कहा गया है कि 150 साल जीवित रहा जा सकता है, 500 साल नहीं, 150 ईयर्स. लेकिन हम जो 150 ईयर का हमें वरदान मिला था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज पालकर अपनी लाइफ को 60, 70, 80 तक ले लेते हैं. हम कोशिश करेंगे हमारे इस समत्वम प्रोग्राम से आपकी लाइफ में ईयर्स ऐड किए जाएं. लेकिन ये ईयर्स तो मेडिकल साइंस भी ऐड कर रही है.
आपको मरने नहीं देती है मेडिकल साइंस, 20-25 साल एक्स्ट्रा ऐड कर देती है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एडिड ईयर होते हैं उसके साथ आपके अंदर दवाई का डब्बा ऐड हो जाता है, बहुत सारी सर्जरीज हो जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गन आपके ट्रांसप्लांट हो चुके होते हैं, और वैसी जिंदगी जीने का फिर कोई मकसद नहीं होता, मतलब नहीं होता। हम कोशिश करेंगे हमारे इस समत्वम से एड ईयर्स टू योर लाइफ एंड लाइफ टू योर ईयर्स। जो जिंदगी आप जी रहे हैं अगर उसमें लाइफ नहीं है तो उसमें लाइफ ऐड करेंगे, और हम जी रहे हैं काम करने के लिए नहीं, काम कर रहे हैं जीने के लिए। 7 डायमेंशन को बैलेंस करें, ये हमारी कोशिश होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, सीधी बात होगी, नो बकवास होगी। थैंक यू सर। दर्शकों से मैं बोलना चाहूंगा कि अनलॉक द लॉक्स ऑफ लाइफ विथ 3 मास्टर्स इन लाइफ कैंपस। सो लाइफ कैंपस में आप सभी का स्वागत है। वो जो मिसिंग ब्रिज है आपके लाइफ के लिए, लाइफ कैंपस उसको लेके आपके लाइफ में आ रहा है। सो थैंक यू टू 3 मास्टर्स आज के शो के लिए, एंड थैंक यू टू सारे दर्शकों को जो जिन्होंने इस शो को देखा, हमारे साथ जुड़े रहे। एंड ये जरूर बोलूंगा कि अच्छी चीजें आपस में बस अपने पास नहीं रखते, उसको फैलाते भी हैं। तो अच्छी चीजें फैलाइए, बुराइयां रोकिए, मैं यही बोलूंगा, और आगाज से अंजाम तक A2A आपको लेके जाएगा। सो थैंक यू टू 3 मास्टर्स, थैंक यू टू एवरीवन, एंड फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही एपिसोड 3 के साथ लाइव कैंपस में। थैंक यू सर, थैंक यू।